अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी देवता। प्लीज लाइक द वीडियो, थैंक यू। वहां से हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश में चल पड़े ताकि नाश्ता किया जाए। मैकलोड रोड से गुजरते वक्त अचानक एक फुटपाथ की दुकान पर नजर पड़ी। वहां पूरियां तली जा रही थी और बहुत से लोग भीड़ लगाए इधर उधर खड़े हुए या कहीं फुटपाथ पर खड़े हुए खा रहे थे। मैंने वहां कार रोक दी। मरजाना ने पूछा क्या बात है। मैंने मुस्कुराकर कहा आज फुटपाथ का नाश्ता किया जाए। लाहौर की पूरियां और आलू छोले की भाजी बहुत ही लजीज होती है, जरा खाकर देखो। तुम तो यहाँ बचपन गुजार कर गई हो, एक अरसे बाद यहाँ खाओगी तो मजा आ जाएगा। मैंने कार से बाहर निकलकर दुकानदार को पूरियों का ऑर्डर दिया और दूसरी तरफ लस्सी वाले को 2 गिलास लस्सी तैयार करने को कहा। थोड़ी देर बाद हमारी मतलूबा चीजें कार में पहुंच गईं और हम दोनों अगली सीट पर बैठकर खाने लगे। मरजाना ने कहा वाकई मजा आ गया। तुमसे ज्यादा मजा मुझे आ रहा है क्योंकि मैं बरसों गैर मुल्की खाने खाता रहा हूं। यहाँ पाकिस्तान आने के बाद अब मुझे अपने मुल्क के खाने नसीब हो रही हैं। मरजाना ने पूछा तुमने बख्तावर के मुतल्लिक कुछ नहीं बताया। मैं उसे बताने लगा कि वो किस तरह सर से पांव तक बुरी तरह जख्मी है। मरजाना ने कहा उसे तो और ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। मैंने कहा एक तो उसकी उम्र ज्यादा है, दूसरा उसमें बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं, तीसरे ये कि वो इस वक्त इस बुरी तरह जख्मी है कि उसे मजीद अजियतें नहीं पहुंचाई जा सकती। अगर हमने कुछ और उसे तकलीफ पहुंचाई तो वो मर जाएगा। और तुम्हारा मकसद ये नहीं कि उसे मार डाला जाए, उसे तो जिंदा रख के ही तड़पाना चाहिए। मरजाना ने तायद में सर हिलाकर कहा हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। वैसे एक मसला है कि वो पेरिस जाने के लिए राजी होगा या नहीं। तुम टेलीपैथी के जरिए उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर सकोगे। मैंने कहा हाँ, जब ऐसा वक्त आएगा और वो पेरिस जाने से इनकार करेगा तो तुम तनहा पेरिस चली आना, मैं उससे निमट लूंगा और उसे इस कदर मजबूर करूंगा कि वो दौड़ा हुआ तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारी वालदा के कदमों में गिर जाएगा। फरहाद तुम कितने अच्छे हो, तुमने मेरी कितनी मुश्किलें आसान कर दी। तुमने कदम कदम पर मुझ पर एहसानात किए और हमेशा अड़े वक्त पर काम आते रहे और कई बार मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारे जैसे हमदर्द को पाकर अपने आप को खुश नसीब समझ रही हूँ और ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी किसी नेकी का ये नाम दिया है कि तुम मुझे मिल गई हो। नाश्ता करने और लस्सी पीने के बाद हम शालामार बाग की तरफ गए। हमने बहुत देर तक बहुत अच्छा वक्त गुजारा। मरजाना बज़ाहिर इस कदर तंग मिजाज थी और किसी को लिफ्ट नहीं देती थी, लेकिन मेरे साथ बड़ी ही बेतकल्लुफी से बातें कर रही थी। शालामार बाग का माहौल इतना अच्छा था कि वहां पहुंचकर आप ही आप मरजाना ने अपना हाथ मेरे हाथ में दे दिया और हम दोनों बड़ी देर तक घूमते रहे। इसके बाद हम घर वापस आ गए। प्रोग्राम ये था कि पहले नींद पूरी करेंगे, उसके बाद फिर तफरीह के लिए निकलेंगे। मेरा दिल तो ये चाहता था कि उसका साथ ना छोड़ूं, लेकिन ये सोचकर कि आज सारी रात उसके साथ जागना है, मैं बेडरूम में पहुंचकर सो गया। शाम को 4 बजे हम बेदार हुए और नहाने और कपड़े बदलने के बाद फिर उसी कार में बैठकर हम दोनों वहां से रवाना हो गए। फिलहाल हमारी जिंदगी में कोई हंगामा नहीं था। बड़े सुकून और इत्मीनान से अपना वक्त एक साथ गुजार रहे थे। हमारी इस दोस्ती में एक छुपा छुपा सा रोमांस था, एक अनकही मोहब्बत थी जो अभी तक हम में से किसी की जुबान पर नहीं आई थी। हमारे लिए साथ गुजरने वाला एक एक लम्हा बहुत ही हसीन और खुशगवार था। मेरे दिल में हवस नहीं थी कि मरजाना से दूसरी लड़कियों की तरह खुल्लम खुल्ला इश्क शुरू हो जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात मरजाना की थी और जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंचकर मुझे सब्र करना आ गया था और तहम्मुल से मोहब्बत की मंजिलें तय करना मैंने सीख लिया था। इसीलिए बड़े इत्मीनान से मरजाना के साथ वक्त गुजार रहा था और किसी छिछोरे अंदाज में इश्क का इजहार नहीं कर रहा था। हमने वहां की तारीखी इमारतों की सैर की। 1 घंटे तक वहां घूमते रहे। मरजाना ने खुशबू के जजीरे का जिक्र छेड़ दिया। उस वक्त मुझे याद आया तो मैंने बताया कि कराची में मुझे शहबाज नामी एक शख्स ने घेर लिया था और शहनाज के साथ मुझे एक कोठी में कैद कर दिया था। बाद में पता चला कि उसका ताल्लुक खुशबू के जजीरे से था और अब वहां जो लोग आबाद हो रहे थे वो चाहते थे कि जजीरे में ऐसे ही लोग आए जिनके दिमागों तक फरहाद ना पहुंच सका हो या मरजाना से उन्होंने कभी बातचीत ना की हो। उन्हें पूरा यकीन है कि जिनका किस्सा फ्रॉड है, हकीकतन इसके पीछे टेलीपैथी काम कर रही है। मरजाना ने कहा मैं खुद भी यही समझती थी, लेकिन टेलीपैथी के मुतल्लिक और तुम्हारे मुतल्लिक मेरी मालूमात ज्यादा नहीं थी। मैं कभी कभी शुबा में मुब्तला होती थी। फिर उस जिन का रोल यानी तुम्हारा रोल कुछ ऐसा था कि कभी कभी यकीन करना पड़ता था।
मैंने कहा बहरहाल वो लोग उस खुशबू के जजीरे को दोबारा आबाद कर रहे हैं और इस तरह आबाद कर रहे हैं कि हम उधर का रुख कभी ना कर सकें और किसी सूरत से भी वहां ना पहुंच सकें। और जो लोग पहले खुशबू के जजीरे में थे उनमें से एक एक आदमी को वहां से निकाल दिया गया है और जो नए लोग आबाद हो रहे हैं वो पिछले लोगों से ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं, ना उनसे बातें करते हैं, ना ही उनसे मुलाकातें करते हैं। इस तरह उन्होंने खुशबू के जजीरे को टेलीपैथी से बिल्कुल अलग रखा है और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि फरहाद या कोई दूसरा शख्स टेलीपैथी के जरिए उस जजीरे तक कभी ना पहुंच सके। बातों के दौरान हम वहां से कार में बैठकर रावी की सैर करने के लिए गए। रावी के पुल को पार करने के बाद मुझे अचानक वो जगह याद आई जहां बैठकर मैं टेलीपैथी की मशकें किया करता था। मैंने मरजाना से कहा, उधर देखो, उधर दूर, बहुत दूर एक जंगल है जहां घने दरख्त हैं। वहां बिल्कुल वीरानी और सन्नाटा होता है। वहां बैठकर मैंने टेलीपैथी की मशकों को आगे बढ़ाया था। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार फिर उसी जगह जाऊं और उसे अपनी आंखों से देखूं। एक अकीदत है उस जगह से, क्योंकि वहीं से मैंने यह अरूज हासिल किया है। मरजाना ने गाड़ी को एक तरफ पार्क करते हुए कहा, अगर तुम्हारी ये ख्वाहिश है तो चलो, वहां तक हम पैदल चलते हैं। हम गाड़ी को वहां लॉक करके आगे बढ़ गए और उधर जाने लगे जहां कभी मैं अपनी जवानी का, अपनी तालीम का और टेलीपैथी की मशकों का इब्तदाई वक्त गुजारा करता था। हम तेजी से उधर बढ़ने लगे क्योंकि हम अंधेरा होने से पहले वहां से वापस आ जाना चाहते थे। गर्मियों का मौसम था, इसलिए तारीकी देर से फैलती थी। हमें इत्मीनान था कि हम अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। कुछ दूर तेजी से चलने के बाद मरजाना ने मुझसे पूछा, तुम सिर्फ टेलीपैथी की सलाहियत रखते हो या लड़ने के फन से भी वाकिफ हो? मैंने कहा, मैंने भी जूडो कराटे की बाकायदा मशकें की हैं और जब कभी टेलीपैथी काम नहीं आती तो अपनी जिस्मानी कुव्वत का और अपनी लड़ाका सलाहियतों का मुजाहरा करना ही पड़ता है, वरना मैं मार धाड़ से परहेज करता हूं। वह मुझे छेड़ने के लिए बोली, तुम तो बस यूं ही बातें बनाते हो। अच्छा, मैं देखना चाहती हूं कि तुम में कितनी फुर्ती है। मैं आगे भाग रही हूं, जरा मुझे पकड़ कर तो दिखाओ। ये कहती वो दौड़ने लगी। मैंने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। इसमें कोई शुबा नहीं कि वो बड़ी फुर्तीली और तेज तर्रार थी। उसने बाकायदा लड़ने की और स्पोर्ट्स के हर शोबे की अच्छी खासी तरबियत हासिल की थी। वो तेजी से भाग रही थी और मैं भी भाग रहा था। उसमें और मुझ में एक फर्क था, सिगरेट और दूसरी दिलचस्पियों ने मेरा स्टैमिना खत्म करके रख दिया था। इसका नतीजा ये निकला कि मरजाना के मुकाबले में दौड़ते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं उससे बहुत पीछे रह जाऊंगा। बहरहाल हम आगे पीछे दौड़ते हुए जल्दी उस जगह पहुंच गए जहां मैं मशकें किया करता था। वहां चारों तरफ दरख्तों के झुंड थे, जैसे किले की दीवारें खड़ी हों। बीच में खुला मैदान था। वहां पहुंचकर मैंने मरजाना को आवाज दी कि वो रुक जाए। वो ठहर गई, फिर हंसते हुए बोली, देखो तुम मुझसे ज्यादा हाँप रहे हो और कितने पीछे रह गए हो। मैंने हाँपते हुए कहा, हाँ तुम दुरुस्त कहती हो। इसकी वजह यह है कि मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता हूं, इसलिए सांस फूल रहा है। और पिछले दिनों मैंने बहुत सी लड़कियों से इश्क किए हैं। अब सोच रहा हूं कि तौबा करना चाहिए। वो मुझे घूर कर बोली, अच्छा तो तुम हवस परस्त हो। ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म तो आती है, इसीलिए मैंने तौबा की है। वो मुझे बेयकीनी से देखती रही, फिर आगे बढ़कर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अपना हाथ मेरे हाथ में दो और वादा करो कि आइंदा किसी लड़की से दोस्ती नहीं करोगे। मैंने उसका हाथ थाम कर कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि किसी से दोस्ती नहीं करूंगा, और अगर दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हारी दुश्मन बन जाऊंगी। मुझे तुम्हारी दुश्मनी मंजूर नहीं है, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज और मजबूत कुव्वत इरादी की मालिक थी। उसने मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखा, फिर बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में बोली, फरहाद, क्या यह जरूरी है कि एक मर्द और एक औरत अगर दोस्ती करें तो वो दोस्ती जिस्मानी ताल्लुकात पर खत्म हो? क्या कभी ऐसी दोस्ती नहीं निभाई जा सकती जो किसी भी गर्ज या मकसद से बालातर हो और उसमें कोई भी लालच छुपा हुआ ना हो? आओ हम ऐसी दोस्ती करके देखते हैं कि हमें कहां तक कामयाबी हासिल होती है। मरजाना, मेरी मालूमात के मुताबिक आज तक दुनिया में किसी मर्द और औरत ने ऐसी दोस्ती नहीं की जो किसी ताल्लुकात पर, मेरा मतलब है कि जो जिस्मानी ताल्लुकात पर खत्म ना हो। वो बोली, तुम्हारी मालूमात महदूद भी हो सकती हैं। हो सकता है कि दुनिया में कुछ लोगों ने ऐसी जिंदगी गुजारी हो, और अगर हम ना गुजार सकें और तुम्हारे कहने के मुताबिक फितरत का तकाजा ये हो और कुदरत को ये मंजूर हो कि मैं अपने अंदर की औरत को बेदार करूं, तो मैं वादा करती हूं कि उस मुकाम पर पहुंचकर मैं तुम्हारे लिए औरत बन जाऊंगी। लेकिन अभी जिद न करना, अभी मेरे एक मुखलिस दोस्त बनकर रहो और वादा करो कि गुनाहों से तौबा करोगे।
और आइंदा किसी को बुरी नजर से नहीं देखोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, तुम जैसी रहनुमा मुझे मिल गई है। कदम कदम पर तुम मुझे टोकती रही तो मैं वादा करता हूं कि संभलता चला जाऊंगा। वह थोड़ी देर तक मेरी आंखों में झांकती रही, फिर बड़े ही ठहरे हुए अंदाज में बोली, मैंने जूडो कराटे का फन वाटसो रोकी से सीखा है। उसने मुझे फौलाद बना दिया है। ऐसे ऐसे दावपेच बताए हैं कि मुझे इतनी सी उम्र में बहुत ज्यादा तजुर्बाकार बनाकर रख दिया है। सिर्फ लड़ने के फन में नहीं, बल्कि दुनिया को समझने का सलीका भी वो सिखाता रहा है। एक बार उसने मुझसे कहा था, बेटी तुम बहुत अरसे तक लड़का बनी रही और मुझसे भी खुद को छुपाती रही। अब जबकि मुझे मालूम हो चुका है कि तुम एक लड़की हो तो मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूं, और वो ये है कि मैं मर्द होकर ये बात कर रहा हूं कि जब भी कोई मर्द मोहब्बत की कसम खाए तो कभी उसकी जुबान पर भरोसा न करना। मर्द किसी भी मौका पर, किसी भी मरहले पर अपनी मोहब्बत का मिजाज नहीं बदल सकता है। मैंने मास्टर से पूछा था, क्या सारे मर्द धोखेबाज होते हैं? उसने जवाब दिया था, नहीं, सारे मर्द ऐसे नहीं होते। लेकिन मर्द जब एक औरत के करीब आ जाता है तो फिर वो उस औरत के साथ वादा नहीं निभाता, क्योंकि वो उसके लिए पुरानी हो जाती है। फिर वो किसी नई की तलाश में नए वादे करने की सोचता है। मैंने मरजाना की बातें सुनकर मुस्कुराते हुए पूछा, इसका मतलब यह है कि तुम मेरे वादों पर भरोसा नहीं करोगी? उसने जवाब दिया, भरोसा उस वक्त करती रहूंगी जब तक कि तुम्हारे लिए शजरे ममनुआ बनी रहूंगी। जिस दिन तुम्हारी बातों के फ्रेब में आ जाऊंगी या तुम्हारी मोहब्बत से जेर हो जाऊंगी तो उस वक्त से तुम पर शुबा करने लगूंगी। फिर तुम्हारे वादों पर मुझे भरोसा नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए उसने बड़ी आस्तगी से अपने बाजुओं को मेरी गिरफ्त से छुड़ा लिया और एक तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा तो यही वो जगह है जहां तुम टेलीपैथी की मशकें किया करते थे? मैंने कहा, तुम कितनी खूबसूरती से मौजू को बदल रही हो। वो जरा दूर जाकर पलट कर बोली, हाँ, तुम मुझे यहाँ ये जगह दिखाने लाए थे या अपने मतलब की बातें करने? मैंने सोचा जगह तो दिखाऊंगा ही, साथ में कुछ मोहब्बत की बातें हो जाएं तो क्या मुजायका है। इसका जवाब मैं दे चुकी हूं कि अगर मेरे दिल में मोहब्बत पैदा होगी तो वक्त के साथ साथ होगी। अगर कोई ऐसा मरहला आया तो तुम मेरी मोहब्बत को जीत लेना। अभी तो इस मौजू को खत्म कर दो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ बैठकर मशकें किया करते थे। यहाँ तो इतनी खुली जगह है, इतनी खुली जगह पर शमा कैसे जलाई जाएगी? वो तो हवा से बुझ जाती होगी। मैंने कहा, टेलीपैथी की इब्तदाई मश्क शमा बीनी है। जब मैंने शमा बीनी की मश्क मुकम्मल कर ली थी तो उसके बाद अल तस्खीर की मशकें शुरू की थी। इसके लिए मुझे यहाँ आना पड़ा था। मरजाना ने पूछा, ये अल तस्खीर क्या चीज है? मैंने कहा, किसी दीवार पर या किसी दरख्त पर एक छोटा सा नुक्ता बना दिया जाता है, फिर उसके ठीक सामने बैठकर उसे घूरते हुए उस पर निगाहें जमाते हुए इस तरह देखा जाता है कि आंखों से देखती हैं और दिमाग की सारी सोचें उस नुक्ते पर मरकूज कर देती हैं। ये मश्क इतनी तुंदही और इतनी लगन से करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो नुक्ता निगाहों से ओझल हो जाता है। फिर उस नुक्ते को बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है नुक्ता ओझल होता जाता है, उस नुक्ते का दायरा बढ़ता जाता है। ऐसा कहते वक्त मैं चारों तरफ उस दरख्त को तलाश कर रहा था। अचानक मुझे वो दरख्त नजर आ गया। मैंने चौंक कर कहा, मरजाना वो देखो, वही है वो दरख्त जहां मैंने निशान लगाया था। आओ देखो, वो निशान यहां से नजर आ रहा है। मैं उसको दरख्त के करीब ले गया। वहां एक स्याह दायरा बना हुआ था। मैंने कहा, देखो, ये पहले एक छोटा सा नुक्ता था। इससे बढ़ाते बढ़ाते मैंने चांद के दायरे के बराबर कर दिया था और ये चांद के बराबर वाला दायरा भी मेरी निगाहों के सामने आकर ओझल हो जाता था और यही स्याह दायरा रोशनी में तब्दील हो जाता था। मरजाना बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। उसने हैरानी से पूछा, इतना बड़ा दायरा निगाहों के सामने से कैसे ओझल हो जाता था? और जब ऐसा होता था तो ये स्याह दायरा रोशनी में कैसा हो जाता था? मैंने कहा, मैं ये अल्फाज में नहीं समझा सकता। इस पर तो अमली तजुर्बा किया जाए तभी बात समझ में आती है। हाँ, मुझे याद आया, एक दिन मैं इस जगह से बुरी तरह जख्मी होकर एक जादूगरनी के पास पहुंच गया था। मरजाना ने हैरानी से पूछा, जादूगरनी के पास? हाँ, उस जादूगरनी का नाम शम्या था। मुझे एक शख्स यहां से जख्मी हालत में उठा कर ले गया था। तुम जख्मी कैसे हो गए थे? एक दिन मैं यहां बैठा मश्क करने में बेहद मसरूफ था। मैंने उस चांद के दायरे में इस कदर तवज्जो मबजूल कर दी थी कि मुझे आसपास का होश नहीं रहा, लेकिन आहट पर तवज्जो बट जाया करती है। उसी वक्त मैंने आहट सुनी तो आंखें खुल गईं। मैंने उठकर देखा तो उधर से दो शख्स साथ में हॉकी लिए आ रहे थे। फिर पीछे मैंने देखा तो उधर से भी कुछ लोग लाठियां लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। फिर तो यूं हुआ कि चारों तरफ से एक एक दो दो शख्स हाथ में कुछ न कुछ
कोई ना कोई हथियार पकड़े मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो मुझे चारों तरफ से घेर कर मारना चाहते थे और उनमें कैसर नामी मेरा एक बदतरीन दुश्मन था। मेरी बातें सुनते सुनते अचानक ही मरजाना ने चीख कर कहा, वो देखो तुम्हारे वही दुश्मन हॉकी लिए नजर आ रहे हैं। मैंने चौंक कर देखा तो एक तरफ से दो आदमी हॉकी लिए हमारी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे भी 3 आदमी लाठी लिए हुए थे। फिर दाएं बाएं भी कुछ लोग नजर आए। हर एक के हाथ में लाठी या हाकी जरूर थी। वो सब लोग चंद कदम आगे बढ़ने के बाद रुक गए। हमें चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया और उन सब के चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। इसका मतलब ये था कि ये लोग मुझे फरहाद की हैसियत से जानती हैं या मुझ पर शुबा कर रही हैं और मेरी टेलीपैथी से महफूज रहने के लिए पहले ही मोहतात होकर मेरे सामने आए हैं। उनकी यह एहतियात काम आ रही थी क्योंकि मैं किसी की आंखों में झांक कर उनके दिमागों तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि उनकी आंखें नकाब के छोटे छोटे सुराखों के पीछे थीं। इससे पहले कि हम उनसे कोई सवाल करते उसी वक्त एक कहका सुनाई दिया। फिर उनके पीछे से एक शख्स निकलकर हमारे कुछ फासले पर खड़ा हो गया। वो शहबाज था, वही शहबाज जिसने कराची में क्लिफ्टन के साहिल पर बोतल के जिन का तमाशा दिखाकर मुझे फांस लिया था और मेरे साथ शहनाज को भी एक कोठी में ले जाकर कैद कर दिया। मैंने मरजाना से कहा, मरजाना मैं समझ गया हूं ये लोग कौन हैं। ये वही शहबाज है जिसने मुझे कराची की एक कोठी में शहनाज के साथ कैद किया था और मैं अपने एक हबशी दोस्त की मदद से बच निकला था। आज इसने फिर मुझे घेरा है। शहबाज ने ताईद में सर हिलाकर कहा, फरहाद साहब आप यूं कहें कि आपको घेरा नहीं है, बल्कि मैं खुद को कुर्बानी का बकरा बनाकर एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं। आप चाहें तो मुझे जहनी अजियतें देकर मार सकती हैं, लेकिन इन नकाब पोषण से बचकर नहीं जा सकती। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आप फरहाद हों या ना हो, हम अपनी तसल्ली के लिए आपको कुछ अरसे तक कैद करना चाहते हैं ताकि खुशबू के जजीरे में जो आबादी कायम हो रही है और जो बड़े पैमाने पर एहतमाम किया जा रहा है उसमें कोई मदाखलत ना हो। चूंकि आपकी तरफ से खतरा है इसलिए आपको हम अपनी हिरासत में रखना चाहते हैं। क्या आप खामोशी से चलना पसंद करेंगे? मैंने कहा, शहबाज मैं कई बार तुम्हें यकीन दिला चुका हूं कि मैं फरहाद अली तैमूर नहीं हूं। तुम लोग क्यों ख्वामखा मेरे पीछे पड़े हुए हो? ये तो मैं नहीं जानता कि मुझे तुमको हिरासत में लेने वाला, काम देने वाले क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे मरजाना का फोटो भी दिया गया था। ये मेरी खुश नसीबी है कि इस वक्त मरजाना भी तुम्हारे साथ है। यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब मैं मरजाना को भी तुम्हारे साथ ले जाऊंगा। देखो शहबाज, मैं कल यहां से पेरिस के लिए रवाना होने वाला हूं और वहां मुझे बहुत जरूरी काम है। मरजाना भी जाने वाली है। तुम हमें हिरासत में रखकर वहां जाने से अपना काम करने से ना रोको। तुम चले जाओ या हमारी निगरानी करते रहो और ये देखो कि हम वाकई ये मुल्क छोड़कर जाते हैं या नहीं। जब हम पेरिस चले जाएंगे तो तुम लोगों को हमारी जात से कोई अंदेशा नहीं होना चाहिए। वो बोला, हाँ, मेरे बॉस भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे कि तुम दोनों को पाकिस्तान से बाहर किसी दूर दराज इलाके में भेज दिया जाए। अगर तुम लोग पेरिस जाना चाहते हो तो मैं अभी मालूम करता हूं कि तुम लोगों को पेरिस भेजा जा सकता है या नहीं। ये कहकर उसने जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकालकर उसे ऑन करके राब्ता कायम करने लगा। थोड़ी देर बाद किसी से राब्ता कायम हुआ तो उसने कहा, मैं शहबाज बोल रहा हूं और इस वक्त हमने तारिक महमूद के साथ मरजाना को भी घेर रखा है। ये दोनों यहां से कल पेरिस रवाना होने वाले हैं और हमसे दरख्वास्त करें कि उन्हें हिरासत में ना लिया जाए, बल्कि उन्हें कल पेरिस रवाना होने का मौका दिया जाए। अगर आप उन्हें अपने तौर पर पेरिस पहुंचा सकते हैं तो मुझे बताएं, मैं उसी के मुताबिक अमल करूंगा। ट्रांसमीटर पर किसी ने जवाब दिया, तुम गधे हो। इस वक्त अगर तारिक महमूद के सामने बातें कर रहे हो तो वो मेरी आवाज इसी वक्त सुन चुका होगा जब मैंने हेलो कहकर राब्ता कायम किया था। खुदा करे कि तारिक महमूद फरहाद ना हो। अगर हुआ तो वो मेरे भी दिमाग तक पहुंच गया होगा और अब मैं एहतियातन ये ट्रांसमीटर रखकर और अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर घर में जाकर बैठ जाऊंगा और ये तहरीरी इतला दे दूंगा कि कोई मुझसे मुलाकात न करे और ना ही फोन पर गुफ्तगू करे। पेरिस जाने का मामला यह है कि तारिक महमूद और मरजाना को किसी सूरत से छोड़ा ना जाए। उन्हें हिरासत में लेकर उसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां तुमसे कहा गया था। हम थोड़ी देर बाद फैसला करेंगे कि उन्हें कहां पहुंचाना चाहिए। ओवर एंड ऑल। इधर वो ट्रांसमीटर पर बातें कर रहा था, उधर मैंने मरजाना को जापानी जुबान में मुखातिब किया। मैं जानता था कि मरजाना ने अपने मास्टर पाटसुरोकी से ये जुबान सीखी है। जब मैंने उसे जापानी में मुखातिब किया तो वो चौंक कर बोली, क्या तुम जापानी जानते हो? मैंने कहा, ये इन बातों का मौका नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त क्या किया जाए।
क्या खामोशी से खुद को हिरासत में देकर 2-4 रोज कैद में गुजारे जाएं या इनसे मुकाबला किया जाए? मुकाबले में हमें शिकस्त भी हो सकती है और कामयाबी भी हो सकती है। मरजाना ने कहा, हम खुद को हिरासत में नहीं देंगे। अगरचे इन सबके हाथों में लाठियां और हॉकियां हैं, हम निहत्ती हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि किसी से लाठी छीन लूं। जख्म तो आएंगे, लेकिन मैं चोटें बर्दाश्त करने की आदी हूं। तुम अपनी खैर मनाओ। मैं बिल्कुल तैयार हूं, जरा इंतजार करो, हम अभी शुरू हो जाएंगे। शहबाज हम दोनों को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। उसने पूछा, ये तुम लोग किस जुबान में बातें कर रहे हो? मैंने उससे पूछा, तुम लोग कराची में थे, यहां कैसे आ गए हो? उसने जवाब दिया, हमारी मालूमात बहुत वसी हैं। मैं तुम्हारा पीछा करता रहा हूं। जब मैंने देखा कि तुम लाहौर जाने वाली फ्लाइट में सवार हुए तो मैं भी दूसरी फ्लाइट से यहां चलाया। मेरे मालकान बड़े जराए रखते हैं, उनके लिए तुम्हारे मुतल्लिक या किसी भी दुश्मन के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना बहुत आसान है। बहरहाल तुम चल रहे हो। मैंने कहा, हाँ, मगर हमारे एक काम कर दो, हमारे लिए अपने इन साथियों से 2 लाठियां मांग कर ले आओ। ये कहते ही मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया। वो पलटकर दूर खड़े हुए अपने लोगों के पास गया। वो चारों तरफ से हमें घिरे हुए थे। उसने 2 आदमियों से कहा कि उसे 2 लाठियां चाहिए। उन लोगों ने पहले तो इनकार किया, जरा हिचकिचाए। फिर उसने हुक्म दिया कि तुम सब मेरे किराए के लोग हो, मैं जो हुक्म दूंगा वही करोगे। लाओ लाठियां मेरे हवाले कर दो। 2 आदमियों ने 2 लाठियां उसके हवाले कर दी। उसने उन्हें एक एक हाथ में थाम लिया, फिर दौड़ता हुआ हमारे पास आया। मैंने और मरजाना ने फौरन उसके हाथों से लाठियां छीन ली। इसके साथ ही मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़कर कहा, बेटे, अब तुम अपनी खैरियत मनाओ। और ये कहते ही हम लाठियां चलाते हुए उस भीड़ से निकलने की कोशिश करने लगे। देखते ही देखते वहां अच्छा खासा झगड़ा शुरू हो गया। वो चारों तरफ से पैंतरे बदल बदल कर हम पर हमले कर रहे थे और हम भी जवाबन उनके हमलों को रोककर हमला करते जा रहे थे। मैं और मरजाना लड़ने के जदीद दावपेच से वाकिफ थे। जूडो, कराटे या देसी किस्म की फ्री स्टाइल लड़ाई होती तो हम उन सब पर सबकत ले जाते, लेकिन वहां देसी लाठीबाजी हो रही थी और हम इस फन से वाकिफ नहीं थे, लेकिन ऐसे अनाड़ी भी नहीं थे कि लाठियां हाथ में आ जाने के बाद अपना बचाव न कर सकें। वहां जो लड़ाई हो रही थी उसमें सिर्फ हमारी दिफाई कोशिशें थी। हम उन पर जारहाना हमला नहीं कर सकते थे और ना ही हमला करना आता था। थोड़ी सी देर में कितने ही चोटें खाने के बाद मैंने सोचा कि मरजाना को भी अच्छी खासियां लाठियां पड़ रही होंगी, क्योंकि कभी कभी उसके हौले हौले कराहने की आवाजें आ जाती थी। आखिर मैंने सोचा कि इस तरह हम बचकर नहीं निकल सकेंगे, जख्मों से चूर हो जाएंगे और वो हमें नीम मुर्दा करने के बाद यहां से घसीट कर ले जाएंगे। मैंने सोचा कि मेरी असली शख्सियत कुछ लोगों पर जाहिर हो चुकी है। फिर यह कि जब मैं पेरिस जाकर असली शक्ल में आऊंगा तो हमेशा मेकअप में छुपा नहीं रह सकूंगा। उसके बाद तो लोग मुझे इस चेहरे से पहचानते ही रहेंगे। तो अब अपने आप को क्यों छुपाऊं, क्यों ना अपनी टेलीपैथी को इस्तेमाल करूं। ये सोचते ही मैंने शहबाज के दिमाग पर काबिज होकर लड़ते लड़ते उसे चीखने पर मजबूर किया। तो वो चीख चीख कर कहने लगा, अरे कमबख्तो, ये क्या कर रहे हो? लड़ाई झगड़ा बंद कर दो। मैंने तुम लोगों से ये नहीं कहा था कि इतनी जबरदस्त जंग शुरू कर देना। इन लोगों को छोड़ दो और मेरे साथ भाग चलो। उसकी बातें सुनकर लड़ने वालों के हाथ सुस्त पड़ गए। वो उसे ताज्जुब से देख रहे थे। शहबाज ने एक तरफ भागते हुए कहा, आओ आओ मेरे साथ आओ, इन लोगों को यही छोड़ दो। वो सब किराए के बदमाश थे और शहबाज के हुक्म पर अमल करने के लिए आए थे। अब उसका दूसरा हुक्म सुनकर उसके साथ जाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने मुआवजे से मतलब था। लिहाजा उसका हुक्म मानते हुए वो उसके पीछे चले गए और हमें तन्हा छोड़ दिया। कुछ दूर जाकर एक शख्स ने आहिस्तगी से पूछा, शहबाज जी, ये क्या बात है? आपने तो हुक्म दिया था कि चाहे उन्हें जख्मी करना पड़े लेकिन काबू करना है, फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? मैं अभी तक शहबाज के दिमाग में मौजूद था। उसने कहा, बस मेरी मर्जी है, तुम लोग चुपचाप मेरे साथ चलते रहो, मैं तुम्हें तुम्हारी बाकी रकम भी अदा कर दूंगा, आओ मेरे साथ। वो एक तरफ बढ़ने लगा। मैंने मरजाना का हाथ थामा और चुपचाप वहां से तेजी से अपनी कार की तरफ जाने लगा। मैं खामोश था, क्योंकि दिमागी तौर पर शहबाज से राब्ता कायम किए हुए था। मैं नहीं चाहता था कि हमारी कार तक पहुंचने से पहले वो मेरी दिमागी गिरफ्त से आजाद होकर फिर हमारा पीछा करे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने उसके दिमाग को आजाद छोड़ दिया तो वो चलते चलते ठिठक गया। फिर इधर उधर देखते हुए बोला, ये मैं कहाँ आ गया हूं? तुम लोग यहाँ मेरे साथ साथ कहाँ जा रहे हो? वो दोनों कहाँ हैं? मेरा मतलब है कि तारिक, महमूद और मरजाना किधर गए? एक शख्स ने कहा, बाबूजी, तुम अजीब आदमी हो। पहले तो उनके साथ लड़ने मरने के लिए यहाँ ले आए। जब हमने उन पर हमला किया तो तुमने हुक्म दिया कि हम उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं और वापस तुम्हारे साथ चलें। अब हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
शहबाज अपना सर खुजाक कर सोचते हुए बोला, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मुझ पर टेलीपैथी का असर हुआ है। अरे मुश्किल हो गई। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, देखो वो लोग अभी दूर नहीं गए होंगे, चलो उनका पीछा करो। उनमें से एक आदमी ने कहा, ओ भाईजान, पहले ठीक से सोच लो कि हमें उनका पीछा करना चाहिए या नहीं। आपके तो हम उन दोनों का सर तोड़ देंगे, बोलो इजाजत है। उसने कहा, बिल्कुल इजाजत है। आखिर तुम लोगों का मुंह देखने के लिए तो मैं तुम लोगों को यहां नहीं लाया हूं। मुंह मांगा मुआवजा दे रहा हूं। चलो जल्दी दौड़ कर जाओ और उन्हें तलाश करो। वो दौड़ कर जाने लगे। उसी वक्त मैं शहबाज के दिमाग पर काबिज हो गया। वो फौरन ही चीख कर बोला, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, वापिस आओ, मेरी बात सुनो। दौड़ने वाले रुक गए, पलटकर उसकी तरफ देखने लगे। वो बोला, भाई मैं क्या करूं, मैंने गलती से ही हुक्म दिया था, कोई बात नहीं। अब वो लोग चले गए हैं तो जाने दो, वापस आ जाओ, हम अपने अपने घर चलेंगे। उनमें से एक बदमाश ने कहा, अरे तुम तो कोई पागल के बच्चे मालूम होते हो, कभी ये हुक्म देते हो कभी वो हुक्म देते हो, सीधी तरह एक बात क्यों नहीं करते। मैंने फिर शहबाज के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो चकरा कर रह गया। इधर उधर देखते हुए अपने साथी बदमाशियों से उसने पूछा, ये क्या हुआ, क्या मैंने फिर तुम लोगों को रुकने का हुक्म दिया था। हाँ, एक शख्स ने कहा, पहले तुमने हमें जाने का भी हुक्म दिया, फिर रुकने का हुक्म दिया, आखिर तुम चाहते क्या हो। उसने कहा, तुम लोग मेरी बात ना मानो, जो हुक्म दूं उस पर अमल ना करो, सीधी तरह दौड़ते हुए जाओ और उन्हें तलाश करके पकड़ के ले आओ। एक बदमाश ने कहा, भाई कमाल की बात करते हो, खुद ही कहते हो कि तुम्हारी बात ना माने, तुम्हारा कोई हुक्म ना माने, फिर कहते हैं दौड़कर उन्हें पकड़ने जाएं, फिर भला हम ये हुक्म क्यों माने। उसने कहा, भाई तुम लोग समझते क्यों नहीं, वो लोग दूर निकल जाएंगे, जाओ यहां से उनका पीछा करो। वो पलटकर जाने ही चाहते थे कि मैं फिर उसके दिमाग पर काबिज हो गया। वो पत्थर उठाकर अपने साथियों को मारते हुए बोला, अरे कमबख्तो, अगर मैं पागल हो गया हूं तो क्या तुम लोग भी पागल हो। मैं अगर किसी की जान लेने का हुक्म दूंगा तो क्या तुम जान ले लोगे। शरीफ आदमियों की तरह वापस चलो और मेरा हुक्म मानो कि मैं इस खून खराबे से बाज रहने के लिए कह रहा हूं। वो सारे बदमाश घूर घूर कर गुस्से से उसे देखने लगे। फिर उन्होंने फैसला किया कि इस पागल के बच्चे से अपने मुआवजे की बाकी रकम लेकर इसकी अच्छी तरह पिटाई करके यहां से चले जाना चाहिए। और फिर वो अपने फैसले पर अमल करने लगे। मैं शहबाज के दिमाग से निकल आया। हम बड़ी तेजी से भाग रहे थे। मरजाना ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुमसे बात करूं। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो। कहना तो कुछ नहीं चाहती, सिर्फ ये सोचती हूं कि तुम जब खामोश रहते हो तो कहीं टेलीपैथी में मसरूफ ना रहते हो, इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि ऐसे वक्त तुम्हें मुखातिब करना चाहिए या नहीं। तुम किसी वक्त भी मुखातिब कर सकती हो, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि ख्याल ख्वानी का सिलसिला चंद सेकंड के लिए टूटेगा, फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं यूं ही खामोश हूं या ख्याल ख्वानी में मसरूफ हूं। वैसे अभी तक मैं शहबाज को कंट्रोल कर रहा था। मैंने वहां ऐसा चक्कर चलाया है, उससे ऐसी पागलपन की हरकतें कराई हैं कि उसके बदमाश गुंडे खुद उसके दुश्मन बन गए हैं और अपने मुआवजे की रकम वसूल करने के बाद उसकी पिटाई कर रही हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली, आज बहुत दिनों के बाद बड़ी जबरदस्त पिटाई हुई है। वाटसो रोकी मेरी पिटाई ऐसे ही करता था, कभी कंकरों के ढेर पर, कभी फौलादी ज़रात के ढेर पर दावपेच सिखाता था। मैं गिरती थी और जख्मी होती थी। वैसे लाठियां खूब पड़ी हैं, मगर वो वाटसू रोकी के साथ की जाने वाली मशकें याद आ गईं। मुझ पर तो ज्यादा असर नहीं हो रहा, तुम अपनी सुनाओ। मैंने तुम्हारी तरह फौलाद बनने की मशकें तो नहीं की हैं, लेकिन जिंदगी में ऐसे फौलादी रास्तों से गुजर कर आया हूं कि बेहिस हो चुका हूं। अब चोटें लगती हैं तो इतना असर नहीं होता, हर चोट काबिले बर्दाश्त हो जाती है। मैं भी ठीक ही हूं। उस वक्त तक काफी अंधेरा फैल चुका था। हम भटकते हुए अपनी कार के पास पहुंच गए। मैंने स्टीयरिंग सीट पर बैठते हुए कहा, अब मैं ड्राइव करूंगा, तुम मेरे पास बैठो। वो दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर मेरे पास वाली सीट पर आकर बैठ गई। फिर हम वहां से रवाना हो गए। रास्ते में मरजाना ने अपने बदन को सहलाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मार खाकर मजा आ गया, लेकिन अगर तुम टेलीपैथी से काम ना लेते तो इस वक्त तक हमारा कचूमर निकल चुका होता। या तो वो हमें मुर्दा करके छोड़ जाते या नी मुर्दा करके घसीट कर वहां से ले जाते, और फिर पता नहीं हमारा क्या हशर होता। वैसे तुम भी खूब हो। खूब का क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पहले मैं अपने आप को खूब समझती थी, अपने ऊपर इतना एतमाद था कि अगर मुकाबले पर 10 दुश्मन हो तो मैं तन्हा उनसे मुकाबला कर लूंगी, लेकिन हथियार के साथ हों तो ये नहीं सोचा था कि मेरा क्या हशर होगा। अब तुम मिले हो तो ये सोचने की भी जरूरत नहीं रही। तुम तो हथियार वालों को भी निहत्था करके भगा देते हो, इसलिए अगर मैं खूब हूं तो तुम बहुत खूब हो। दोनों की जोड़ी खूब मिली है। भाई कमाल है।
तुम इस लफ्ज खूब का इस्तेमाल खूब कर रही हो। वो हंसने लगी। मैंने भी हंसते हुए कहा, मरजाना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है। ऐसा वक्त मैंने बहुत कम गुजारा है कि मेरे साथ हंगामे भी रहे हैं और आसूदगी भी मिलती रही है। तुम्हारे साथ कोई रिश्ता ना होने के बावजूद एक ऐसी अपनाइयत है, एक ऐसा अपनापन है जिसकी वजह से मैं आसूदगी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे ऐसा साथ भी कुछ ऐसे ही है। मैं सोच रही हूं अगर तुम मुझे कल छोड़कर चले जाओगे तो पेरिस में तुमसे मुलाकात होने तक मैं अपने आप को बिल्कुल तन्हा तन्हा सी महसूस करूंगी। मेरा दिल नहीं लगेगा। अगर तुम इसे इश्क ना कहो बल्कि दोस्ती समझो तो मैं ये कहूंगी कि तुम्हारे बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं दोस्ती के इस जज्बे से बहुत खुश हूं। तुमसे बिछड़ने के बाद ये ख्याल मुझे तस्कीन पहुंचाता रहेगा कि तुम जहां कहीं भी हो मुझे याद कर रही हो। दोस्त यही चाहता है कि दूसरा दोस्त उसे याद करता रहे, और मैं वादा करता हूं कि मैं भी तुम्हें बराबर याद करता रहूंगा और पेरिस में तुम्हारा शिद्दत से इंतजार करूंगा। हमारे दरमियान थोड़ी देर खामोशी रही। फिर मैंने उससे पूछा, क्या सोच रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, ताज्जुब है, सोच पढ़ना जानते हो और फिर भी पूछ रहे हो। हाँ, जो मेरे बिल्कुल अपने होते मैं उनकी सोच नहीं पढ़ता। मैं सोचता हूँ, पता नहीं कि मेरे अपने ना जाने अपनी कैसी कैसी जाती बातें सोच रहे होंगे, इसलिए मैं उनके दिमाग में नहीं झांकता। ये तुम्हारी बहुत अच्छी आदत है। अब मुझे ये सोचकर झिझक नहीं महसूस होगी कि पता नहीं तुम कब मेरे दिमाग में झांक रहे हो। चलो लगे हाथों ये वादा कर लो कि आइंदा मेरे दिमाग में आने से पहले मुझसे इजाजत ले लिया करोगे। ठीक है, वादा करता हूं। मैं तुमसे इजाजत लेकर ही तुम्हारी सोच पढ़ा करूंगा। वो बात बदल कर बोली, एक बात है फरहाद, कि मार खाने के बाद भूख बहुत जोर की लगी है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, हाँ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है। इससे जाहिर होता है कि मैंने भी खूब मार खाई है। वो कह के लगाने लगी। मैं भी हंसने लगा। थोड़ी देर बाद हम मैकलोड रोड से गुजर रहे थे। मैंने कहा, किसी ऊंचे होटल में खाने की बजाय क्यों ना हम फिर फुटपाथ पर खाएं, यहाँ की निहारी बहुत मशहूर है। वो राजी हो गई। मैंने एक जगह गाड़ी रोक दी और होटल के मुलाजिम को बुलाकर रोटी निहारी लाने का ऑर्डर दिया। फिर हम बातें करने लगे। ऐसी बातें मैं जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से कर रहा था, क्योंकि उन बातों में मोहब्बत तो थी लेकिन मोहब्बत के पीछे कोई हवस नहीं थी। बड़ी ही सीधी सादी सी मोहब्बत थी, लगावट थी, और हम बड़ी सादगी से इस रिश्ते की इब्तिदा कर रहे थे। रोटी और निहारी की प्लेटें आ गईं। हमने खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मरजाना, जब हम अपने मुल्क से बाहर जाएंगे तो हमारे मुल्क का ये लजीज खाना हमें नसीब नहीं होगा, इसलिए जब तक यहाँ रहो अपने ही मुल्क के खाने खाती रहो। वो बोली, मुझे तो अंग्रेजी खाने बिल्कुल पसंद नहीं है। सोचती हूँ कि पेरिस जाने के बाद मजबूरन वो जहर मार करने होंगे। तुम्हें रफ्ता रफ्ता उन खानों की भी आदत हो जाएगी। खाना खत्म करने के बाद हमने बिल अदा किया, फिर दूसरी जगह जाकर चाय पी। इसके बाद हम फिर कार में बैठकर तफरीह के लिए निकल गए। हमारी तफरीह यही थी कि हम कार में बैठकर शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली हुई सड़कों पर घूम रहे थे। किसी क्लब में जाकर वक्त गुजारना नहीं चाहते थे। हमारी ख्वाहिश थी कि हम बिल्कुल तन्हा रहें। तन्हाई के लिए समुंदर का साहिल नहीं था, रावी का किनारा था। मगर वहां हम दुश्मनों से निमट कर आए थे और दोबारा वहां जाना नहीं चाहते थे। लिहाजा एक कार ही ऐसी जगह थी जहां हमें तन्हाई मुयस्सर हो रही थी, जहां हम खुलकर आपस में बातें कर सकते थे। कोई तीसरा हमारी बातें सुनने वाला नहीं था। मरजाना ने कहा, परसों रात जब से मैंने अपनी अम्मी की लिखी हुई डायरी पढ़ी है तब से मेरे अंदर इंतकाम की आग भड़क रही है। मैं जब भी तन्हा होती हूँ तो ये सोचती हूँ कि दुश्मनों से ऐसा इंतकाम लूंगी कि वो सारे के सारे मेरी अम्मी के सामने मौजूद हों और मेरी अम्मी के सामने एड़ियां रगड़ रगड़ कर उनसे हमदर्दी की भीख मांगती हूँ, और मैं उस वक्त उनसे कहती रहूं कि एक माँ को उसकी औलाद से जुदा करने का यही अंजाम होता है जो तुम भुगत रहे हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूँ। एक तो तुमने पैदा होने के बाद से अब तक अपनी अम्मी की सूरत नहीं देखी, और उनके हालात मालूम भी हुए तो वो ऐसे दर्दनाक थे कि जिससे तुम तो क्या दुनिया की कोई औलाद भी बर्दाश्त नहीं करती। तुम्हारा गुस्से से भड़कना एक लाजमी बात है। हम ऐसी तदबीर करेंगे कि सारे दुश्मन एक ही दिन मेरी अम्मी के सामने हाजिर हो सकें और मैं एक साथ उन तमाम लोगों को अम्मी की आंखों के सामने सजा दे सकूं। मैंने तसल्ली देने के अंदाज में कहा, इत्मीनान रखो, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं टेलीपैथी के जरिए तुम्हारे एक एक दुश्मन को पेरिस बुलाऊंगा। अगर तुम कबीर बेदी और रघु से मिलने और उनसे इंतकाम लेने के लिए हिंदुस्तान जाओगी तो ये बड़ा लंबा चक्कर होगा। वहां जाने की कतई जरूरत नहीं है, बस कुछ ऐसा सिलसिला करना होगा कि हमारा कोई आदमी उनसे जाकर मुलाकात करे और मैं अपने उस आदमी के जरिए उनके दिमागों तक पहुंच जाऊंगा। फिर उन्हें तिगनी का नाच नचाना मेरा काम होगा।
मैं अंकल से कहूंगी कि वो खुद हिंदुस्तान जाएं या अपने किसी समझदार आदमी को कबीर बेदी और रघु के पास भेजें। उनके पते हमारे पास मौजूद होंगे। जब वो वहां जाएंगे तो तुम उनसे राब्ता कायम कर देना। लेकिन जो भी शख्स जाए वो मेरे यहां से रवाना होने से पहले मुझसे मुलाकात कर ले, ताकि मैं उसके लबो लहजे को याद रख सकूं और उसके जरिए किसी वक्त भी उसके दिमाग में पहुंच सकूं। ठीक है, कल सुबह अंकल से इस सिलसिले में कोई आखिरी बात तय कर ली जाएगी। रात के 1 बजे मरजाना ने कहा, अब मैं गाड़ी ड्राइव करूंगी, तुम मेरी सीट पर आ जाओ। तुम्हें ज्यादा ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, हम दोनों ही थके हुए हैं, इसलिए दोनों को वक्त बांटकर ड्राइविंग करना चाहिए। वो ड्राइविंग सीट पर आ गई, मैं उसकी जगह चला गया। हमारे दरमियान मौजूआत बदलते जा रहे थे। मरजाना ने कहा, अब अपने रोमांस की कुछ दास्तानें सुनाओ। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी लड़कियां आई हैं और तुम कितनों से मुतासिर होते रहे हो। मैंने कहा, हाँ, रात गुजारने के लिए और एक साथ रहने के लिए जरूरी है कि कोई ना कोई दास्तान छिड़ी जाए। तो मैं तुम्हें 3 लड़कियों की दास्तान खुसूसियत से सुनाऊंगा, क्योंकि उन तीनों ने ही मुझे मुतासिर किया और तीनों अपनी अपनी जगह बेहद खतरनाक भी थी और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली भी। एक सोनिया है, दूसरी रोमाना थी जो अब इस दुनिया में नहीं, तीसरी रसवंती है जो टेलीपैथिक इल्म में मुझसे ज्यादा महारत रखती है और इन दिनों वो बर्मा में मेरी एक मम्मी के पास बीमार पड़ी हुई है। मैंने पहले उसे सोनिया के मुतल्लिक बताया। पूरी दास्तान सुनने के बाद मरजाना ने कहा, इसमें शुबा नहीं कि वो मोहब्बत करने वाली औरत है, लेकिन बहुत ज्यादा मगरूर है और तुमसे जिस अंदाज में अब पीछा छुड़ाना चाहती है तो इसका जवाब भी रद्द अमल यही होना चाहिए कि तुम भी अब उसका ख्याल छोड़ दो। मैं छोड़ चुका हूं और जब से खुशबू के जजीरे से आया हूं मैंने उससे राब्ता कायम नहीं किया है और ये मुसम्मम इरादा है कि आइंदा उससे राब्ता नहीं रखूंगा। लेकिन क्या? उसने पूछा। यही कि जब मैं पेरिस पहुंचूंगा तो वो जरूर मुझसे मुलाकात करने आएगी। उसे कैसे मालूम होगा कि तुम पेरिस में हो? तुम ये भूल गई हो कि उसके पास सूंघने की सलाहियतें मौजूद हैं। वहां वो मेरी बू पालेगी तो तीर की तरह मेरी तरफ आएगी। मरजाना ने पूछा, जब वो तुमसे नफरत करने लगी है या तुमसे पीछा छुड़ाने लगी है तो फिर वो तुम्हारे पास क्यों आएगी? क्या ये तुम्हारी खुशफहमी नहीं है? नहीं, ये खुशफहमी नहीं है। वो महज इस वजह से आएगी कि मेरी बू पाते ही उसे तजस्सुस होगा कि मैं यहाँ पेरिस में क्या कर रहा हूँ। मेरी किसी मुल्क में या किसी शहर में भी आमद ऐसी होती है कि मेरे साथ हंगामे भी चले आती हैं। वो इसी बिना पर मुझसे मिलने या मुझे दूर ही से देखने के लिए जरूर आएगी। उसी लम्हे मरजाना के अंदर एक जरा सा औरतपन पैदा हो गया। वो आम औरतों की तरह जैसे जलते हुए बोली, फिर तो बड़े गिले शिकवे होंगे। वो रूठेगी, तुम मनाओगे और फिर तुम्हारे दरमियान दोस्ती हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, यह बात नहीं है, तुम भूल रही हो। जरा मेरी तरफ देखो। मेरा चेहरा देखने के बाद क्या तुम ये कह सकती हो कि मैं फरहाद हूं? वो मुझे बू से पहचान कर आएगी, लेकिन जब तारिक महमूद का चेहरा देखेगी तो मायूस हो जाएगी। मैं उसे फ्रेब में मुब्तला रखूंगा। वो मेरे अंदर के छुपे हुए फरहाद को नहीं पा सकेगी। खासा दिलचस्प तमाशा होगा। वो परेशान होती रहेगी। उसकी परेशानियों से तुम लुत्फ हासिल करोगे। हाँ, मजा तो आएगा। जिससे दिली लगाव होता है उसको परेशान करके लुत्फ हासिल किया जाता है। तुम गलत समझ रही हो। अब मुझे दिली लगाव नहीं रहा। वादा करो कि तुम किसी भी मसलियत की बिना पर दोबारा उससे दोस्ती नहीं करोगे। मैं वादा करता हूं। वो जिस अंदाज में मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि अब मेरा और उसका साथ नहीं निभेगा। इसलिए मैंने ख्याल ख्वानी का रिश्ता भी खत्म कर दिया था। अब अगर पेरिस में मुलाकात होगी तो वो बहुत ही मुख्तसर मुलाकात होगी। मैं वादा करता हूं कि मैं उससे दोबारा दोस्ती नहीं करूंगा। तुमने 3 लड़कियों को ज्यादा अहमियत दी है, अब बताओ बाकी 2 कौन है? मैं उसे रुमाना के मुतालिक बताने लगा कि वो पहल जब मुझसे मिली तो बिल्कुल मरजाना की तरह मर्द बनी हुई थी। मरजाना तो फिर भी औरतों का लिबास पहन लेती है, लेकिन रोमाना कभी औरतों का लिबास नहीं पहनती थी। हमेशा मर्दाना लिबास में मर्द बनकर रहती थी और मर्दों की तरह बातें करती थी और मर्दों की तरह समुंदर की लहरों से मर्दाना वार खेलती थी। जूडो कराटे की तो ऐसी मास्टर थी कि कोई उसके मुकाबले पर ठहरता नहीं था। वो हसीन भी थी और संगीन भी। किसी मामले में भी औरतों की तरह झुककर दूसरों का कोई फैसला कबूल नहीं करती थी। मरजाना ने रोमाना की मौत पर बहुत ज्यादा हमदर्दी का इजहार किया और उससे बहुत ज्यादा अकीदत भी जाहिर की और यह तस्लीम किया कि रोमाना सोनिया से 1000 दर्जा बेहतर थी। मैं समझता हूं कि रोमाना उस वक्त जिंदा होती तो शायद मरजाना उसकी ऐसी तारीफें न करती। चूंकि अब वो मेरे पास वापस नहीं आ सकती थी,
इसलिए मरजाना ताज़ियती अंदाज में अफसोस भी कर रही थी और हमदर्दी भी। देर तक जागने के सबब चाय की तलब हो रही थी, लेकिन 2 बज चुके थे और लाहौर के तमाम होटल बंद हो चुके थे। हम इधर उधर चाय के लिए भटकते रहे। फिर रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां हमें एक छोटे से होटल में चाय मिल गई। वहीं हमने कार रोककर चाय पी। चाय के दौरान मरजाना ने कहा, अब तीसरी के मुतालिक बताओ। मैं रसवंती के मुतालिक बताने लगा कि उसमें 2 खूबियां हैं। एक तो ये कि वो बेहद हसीन है, दूसरी खूबी ये कि टेलीपैथी के इल्म को डूबकर हासिल किया है और योगा की बेइंतहा मशकें की हैं, जिसकी वजह से वो टेलीपैथी के सिलसिले में मुझसे भी सबकत ले जाती है। पिछले दिनों दुश्मनों ने उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया, उसे ऐसी दवाएं दी और ऐसे इंजेक्शन लगाए कि वो दिमागी तौर पर बिल्कुल बेकार हो गई। कुछ अरसे तक तो अपना माजी बिल्कुल ही भूले रही, लेकिन टेलीपैथी का इल्म अब भी भूले हुए है। उसका दिमाग इतना कमजोर हो चुका है कि वो ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रही। इन दिनों मम्मी की पनाह में है। मरजाना ने पूछा, और तुम उस बीमार हसीना की इयादत के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज करते हो? तुम खुद ही बताओ, क्या इतने दिनों के ताल्लुकात भुलाए जा सकते हैं या खत्म किए जा सकती हैं? फिर ऐसी सूरत में जबकि वो मेरी बेहतरीन दोस्त साबित होती रही, और आज जबकि वो बेयारो मददगार है और बीमार है, तो क्या मैं उसकी खबरगिरी ना करूं? नहीं, जरूर करो, मैं मना नहीं करती, लेकिन वही बात कि रिश्ता जो है वो दोस्ती की हद तक रहना चाहिए। दोस्ती की हद से आगे बढ़ने से दोस्ती का खुलूस फिर बाकी नहीं रहता। दोस्ती में दोस्त को कुछ देकर उससे कुछ लेने की तवक्को नहीं करनी चाहिए। तुम मोहब्बत देते हो तो जवाब में जिस्म ना मांगो, इसलिए कि जिस्म से मोहब्बत नहीं होती, एक कीमती जज्बा होता है। मैं दावा तो नहीं करती, लेकिन आखिरी हद तक ये कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ ऐसी दोस्ती हो कि तुम मेरी जात से किसी किस्म की तवक्को करना भूल जाओ। मैंने हंसते हुए कहा, ईसाइयों में राहिब होते हैं और हिंदू में ब्रह्मचारी, जो कभी किसी औरत की तरफ माइल नहीं होते और बचपन से लेकर जिंदगी की आखिरी सांस तक तन्हा जिंदगी गुजार देती हैं। अगर लोगों की भीड़ में रहें भी तो औरतों से दूर रहते हैं। क्या तुम मुझे ब्रह्मचारी बनाना चाहती हो? नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन जिस तरह एक शरीफ औरत को जिंदगी गुजारने के लिए एक मर्द काफी होता है, उसी तरह एक मर्द के लिए सिर्फ एक औरत काफी होना चाहिए। इसलिए अगर तुम रसवंती से शादी कर लोगे तो मैं कभी एतराज नहीं करूंगी, कभी बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन सिर्फ इश्क करोगे तो उस इश्क को हवस का नाम दूंगी, और इस सिलसिले में तुम जितने दलाइल दोगे उन्हें मैं कबूल नहीं करूंगी, क्योंकि जहां शादी नहीं होती वहां एतमाद का रिश्ता कायम नहीं होता। जहां औरत को मर्द के साथ सारी जिंदगी का तहफ्फुज हासिल नहीं होता और उस मर्द से उसे औलाद नहीं हासिल होती, तो फिर वहां मोहब्बत नहीं है, सिर्फ वक्ती रिश्ते की हवस होती है। मुझे तवक्को नहीं थी कि मरजाना मुझे रसवंती से शादी करने का मशवरा देगी। मैं समझ रहा था जिस तरह उसने सोनिया से हसद और जलापे का इजहार किया था, उसी तरह रसवंती के लिए भी वही हासिदाना रवैया रखेगी। ये मेरी खुशफहमी थी। मैं उसके मिजाज को बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। इसकी वजह यह थी कि मैं उसके ख्यालात नहीं पढ़ रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने वादा किया था कि मैं चोरी छुपे उसकी सोच नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मैं अपने वादे के मुताबिक अमल कर रहा था। लेकिन उसकी इस बात ने कि मुझे रसवंती से शादी कर लेना चाहिए मुझे उलझा दिया। वो सोनिया के मामले में आम औरतों की तरह हासिद नजर आई, लेकिन रसवंती के मामले में उसने बड़ी फराख दिली का सबूत दिया। झूठ और बेतमादी कहाँ नहीं होती। मैंने उसके असल मजाज को समझने के लिए अपने वादे के खिलाफ उसके ख्यालात को पढ़ना शुरू कर दिया। तब मुझे पता चला कि वो खुद भी तो मर्दाना खुसूसियात रखती थी, और रसवंती के हुस्न और शबाब की जो मैंने तारीफ की थी उसने उसको ऐसी बातें सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन मैं मरजाना से ये नहीं कह सकता था कि तुम मुझे शादी का मशवरा दे रही हो और खुद ऐसी हरकतें करती रहती हो जो कि आम लड़कियां कभी नहीं करती। इस दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़कियां हैं जो तुम्हारी तरह मर्द बनकर रहती हैं और मर्द बनकर सोचती हैं। रसवंती के मुतालिक उसकी सोच अगर मैं उसको बताता तो उससे शुबा हो जाता कि मैंने उसके ख्यालात पढ़ लिए हैं, इसलिए मैंने वो बात नहीं छेड़ी। रात को हम 3 बजे कोठी में वापस आ गए, क्योंकि रास्ते में पुलिस की एक गश्ती जमात ने हमें रोका था और कहा था कि हमें इतनी रात को यूं घूमना नहीं चाहिए। मैंने कोठी के अहाते में पहुंचकर गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। फिर हम बागीचे में आ गए। उसी वक्त कोठी का दरवाजा खुला और मरजाना के अंकल बाहर आए और नाराजगी से बोले, मरजाना तुम सुबह से गायब हो, कम से कम हमें इतला तो देना चाहिए था कि कहाँ रह गई थी। हम बेहद परेशान हो रहे थे। अंकल आप ख्वामखा परेशान होती हैं, ये जानते हैं कि मैं किसी की धौंस में आने वाली लड़की नहीं हूं, लड़ना भी जानती हूं। फिर मेरे साथ एक जिन का साया है,
तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। बेटी, बेशक तुम्हारे पास अपने तहफ्फुज के बहुत से जराए हैं, इसके बावजूद दुश्मनों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मैं एक फौजी आदमी हूँ, इसलिए जब भी महाज पर लड़ता हूँ तो अपने दुश्मनों को शायजोर समझता हूँ और ये समझता हूँ कि जो चालाकी में खेलना चाहता हूँ, जो दाव में आजमाना चाहता हूँ, वही दाव वो आजमा सकती हैं। इस तरह अगर सोचा जाए तो जहानत बढ़ती है और नित नए दाव पेच और तहफ्फुज की तदाबीर ज़हन में आती हैं। बहरहाल मुझे इत्मीनान हुआ कि तुम वापस आ गई हो। आइंदा कभी इतनी देर के लिए जाने का प्रोग्राम हो तो वक्तन फवक्तन अपनी खैरियत से बाखबर करती रहना। उसने कहा, अंकल तारिक यहाँ से कल कराची चले जाएंगे, हो सके तो सुबह इनके लिए एक सीट रिजर्व करवा लें। दूसरी बात यह है कि अपना ऐसा कोई आदमी हमें दें जिसे हिंदुस्तान भेजा जा सके। वहां वो कबीर बैदी और रघु से मिलेगा और उनके मुतल्लिक मजीद मालूमात हासिल करके मेरे पास आएगा। मैं उनके पास जाने से पहले उनके मुतल्लिक पूरी मालूमात हासिल करना चाहती हूँ। अंकल ने पूछा, क्यों? तुम्हारा जिन तो सारी मालूमात हासिल कर लेता है, फिर क्या कबीर बैदी और रघु के मुतल्लिक कुछ नहीं मालूम कर सकेगा? मरजाना ने कहा, मालूम कर लेगा, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हमारा कोई आदमी वहां जाए। वो जिन उस आदमी के अंदर मौजूद रहेगा और वो आदमी जो ऊपरी मालूमात हासिल कर सकेगा, उसके मुकाबले में मेरे साथ रहने वाला जिन उसके अंदरूनी मामलात के मुतल्लिक सारी तफसीलात हासिल कर लेगा। अब तो आप समझ गए होंगे। हाँ, अब बात समझ में आ रही है। ठीक है, मैं कल तक किसी शख्स का इंतजाम करूंगा जो हिंदुस्तान जा सके। और कुछ? शुक्रिया अंकल, आप मेरी वजह से बड़ी जहमतें उठा रही हैं। इस वक्त भी आपको मेरी ही खातिर जागना पड़ा। कोई बात नहीं बेटी, हम तो तुम्हारे लिए बरसों परेशान रहे हैं। अब तुम्हें पाने के बाद खोना नहीं चाहती, बस इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। 3:15 हो गए हैं। इतनी रात तक जागते रहे हो, जाकर तुम दोनों सो जाओ। वो बोली, अंकल हमें नींद नहीं आ रही। तारिक कल यहाँ से चले जाएंगे, इसलिए आज रात हम जागकर बातें करते हुए गुजारना चाहती हैं। ठीक है, वैसे बेटा तुमसे एक बात करनी है, जरा इधर आओ। वो एक तरफ बढ़ गए। मरजाना उनके पीछे गई। मैं उनके दिमाग में झांक कर देखने लगा। वो मरजाना से धीमी आवाज में कह रहे थे, बेटी क्या तुम तारिक महमूद में दिलचस्पी ले रही हो? मेरा मतलब यह है कि इसे पसंद कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं अंकल, तारिक बहुत अच्छा इंसान है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त और मैं भी बहुत अच्छी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। इससे आगे और कोई ऐसी बात नहीं है। यही तो मैं सोच रहा था कि जिस पर जिनका साया हो वो लड़की किसी इंसान को पसंद नहीं कर सकती। अगर पसंद कर ले तो उसे मोहब्बत नहीं कर सकती, मोहब्बत कर ले तो शादी नहीं कर सकती। उस पर हावी रहने वाला जिन इस बात की इजाजत नहीं देता। मरजाना के होंठों पर मुस्कुराहट आ रही थी। उसने मुस्कुराहट को जब्त करते हुए कहा, जिन के मुतल्लिक आपकी मालूमात पुरानी है। वैसे आजकल जिन्नात भी बड़ी तरक्की कर गई हैं। मैं दिमागी तौर पर वापस आ गया। फिर मैंने बख्तावर की खबर ली। इतनी रात को वो आराम से सो रहा था। पता चला कि चोटों की तकलीफ में कुछ कमी तो आ गई है, लेकिन वो चलने फिरने के काबिल नहीं। बिस्तर पर पड़ा रहता है और उसका इलाज किया जा रहा है। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग को ट्रांस में लेकर हदायत दी कि अब उसे जागने के बाद पेरिस जाने के मुतल्लिक संजीदगी से सोचना चाहिए और पेरिस जाने के इंतजामात करने चाहिए। घर वाले इतराज करें या कोई रुकावट पेश आए तो भी परवाह नहीं करना चाहिए। उसके ख्वाबीदा दिमाग से निकलने वाली सोचों ने यह वादा किया कि वो पेरिस जाने के इंतजामात कल ही से शुरू कर देगा और किसी रुकावट की परवाह नहीं करेगा। मरजाना मेरे पास वापस आ गई। उसके अंकल कोठी में चले गए। उसने आते ही पूछा, तुम हमारी ख्याल ख्वानी में मसरूफ थे? मैंने इस बात में सर हिलाया। वो घूर कर बोली, मैंने मना किया था और तुमने वादा किया था कि मेरी इजाजत के बगैर तुम मेरे दिमाग में नहीं आओगे और ना मेरे ख्यालात पढ़ोगे। मैंने कहा, मैं तुमसे सच कहूं या झूठ? वो बोली, सच्चाई दोस्ती की बुनियाद है। अगर ये बुनियाद ना रहे तो दोस्ती की इमारत खड़ी नहीं रह सकती। तो फिर सुनो, मैंने तुम्हारे दिमाग के जरिए तुम्हारे अंकल की बातें सुनी। क्योंकि वो जब बातें करने के लिए तुम्हें एक तरफ ले गए थे तो मुझे कुछ शक हुआ था कि शायद वो मेरे खिलाफ कुछ बोलेंगे। लेकिन वो इस मौजू पर बात कर रहे थे कि जिस पर जिन आशिक होता है उस पर कोई इंसान आशिक नहीं हो सकता। ना ही उससे मोहब्बत कर सकता है और ना ही उससे शादी कर सकता है। तुमने इस बात का बड़ा अच्छा जवाब दिया था और मैं मुतमईन होकर तुम्हारे दिमाग से उसी वक्त वापस आ गया। देखो, तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो। तुम इसके बाद भी हमारी बातें सुन रहे थे। नहीं मरजाना, मैं उसी वक्त तो तुम्हारे दिमाग से वापस आ गया था क्योंकि मुझे बख्तावर का ख्याल आ गया था। मैंने सोचा जब तक तुम अपने अंकल से बातें कर रही हो उस वक्त तक मैं बख्तावर को ट्रांस में लेकर उसे मजबूर करूं कि वो अब पेरिस जाने के मुतल्लिक सोचे और वहां जाने की तैयारियां करे। जितनी भी रुकावटें सामने आए, घर वाले इतराज करें, वो किसी की भी परवाह न करे। मैं अभी उसे ट्रांस में लेकर यही बातें समझा रहा था
और वो इस बात पर राजी हो गया कि वो कल ही से पेरिस रवाना होने की तैयारियां शुरू कर देगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। उसे वक्तन फवक्तन ट्रांस में लेकर मजबूर करते रहना चाहिए। इस तरह वो जल्द पेरिस पहुंचेगा और तुम आइंदा मेरी मर्जी के बगैर मेरे ख्यालात नहीं पढ़ोगे। क्यों, ठीक है ना? एक बार फिर वादा करो। मैं वादा कर चुका हूं और एक ही वादा काफी होता है। उसने कुछ इस तरह वादा करने के लिए कहा था कि मुझे उस पर तरस आ गया। वाकई एक दोस्त के दिमाग में बगैर इजाजत नहीं पहुंचना चाहिए। जब हम किसी के घर में बगैर इजाजत दाखिल नहीं हो सकते। दूसरों की बातें कुछ और हैं, लेकिन जिनसे हमारी दुश्मनी होती है, जिनसे हमें निमटना पड़ता है, उनके दिमागों पर तो बगैर इजाजत काबिज हुआ जा सकता है। लेकिन मरजाना जैसी दोस्त के दिमाग में वाकई बगैर इजाजत नहीं पहुंचना चाहिए। उसके अपने निजी मामलात हैं, जाती सोची हैं। उनके मुतल्लिक मुझे मालूमात हासिल नहीं करनी चाहिए। इसका हक अभी मुझे नहीं पहुंचता है। हम 1 घंटे तक बागीचे में टहलते रहे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते रहे, एक दूसरे की बातों में दिलचस्पी भी लेते रहे और मुतासिर भी होते रहे। बस जी चाहता था कि हम पूरी रात बातें करते रहें और सारी दुनिया को भूल जाएं। बेशक मरजाना के नए अंदाज से मुझे दोस्ती करने या मोहब्बत करने का दरस दे रही थी। आज मेरी जिंदगी का पहला दिन था कि मैं इतनी आहिस्तगी से मरजाना की मोहब्बत में इस दोस्ती को निभा रहा था। सुबह 4 बजे जबकि घर वाले बेदार हो रहे थे, हम सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। मेरे लिए कमरा मखसूस किया गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि मरजाना मुझे बरामदे में सोता हुआ नहीं देख सकती। मैंने सोने से पहले इस बार मम्मी और रसवंती से राब्ता कायम नहीं किया, पता नहीं क्यों। मेरा दिल चाहता था कि मैं मरजाना के सिवा किसी और के मुतल्लिक ना सोचूं और ना किसी से बातें करूं, और जो थोड़ा वक्त मिल जाए उसमें अपनी नींद पूरी करने के बावजूद दोबारा बेदार हो जाऊं तो बेदारी का वो लम्हा भी मरजाना के मुतल्लिक सोचते हुए गुजरे। बेशक वो बड़े अच्छे अंदाज में मेरे दिलो दिमाग पर अपना कब्जा जमा रही थी। दूसरे दिन 10 बजे मेरी आंख खुली। मैं थोड़ी देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। मरजाना याद आ रही थी। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि उसके ख्यालात पढ़ूं, लेकिन मैंने इस ख्वाहिश को जहन से झटक दिया और इस बात का मुसम्मम इरादा करने लगा कि मुझे उससे ध्यानतदार बनकर रहना चाहिए। मैंने अब तक बड़े फ्रॉड किए हैं। सोनिया, रोमाना और रसवंती जैसी मोहब्बत करने वाली हस्तियों के साथ मैंने वफा भी की और दगा भी। उनकी मुसीबतों में काम भी आता रहा और उनसे झूठ भी बोलता रहा। कभी कभी मसलहतन धोखा भी देता रहा। लेकिन मरजाना के लिए मैंने सोचा कि उससे जो वादा किया है उस पर मुझे अमल करना चाहिए और उसकी इजाजत के बगैर उसके ख्यालात नहीं पड़ने चाहिए। ये सोचकर मैंने मरजाना के दिमाग पर दस्तक देते हुए कहा, हेलो मरजाना, क्या तुम्हारे पास दिमागी तौर पर हाजिर हो सकता हूं? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ आ जाओ, अभी मैं तुम्हारे मुतल्लिक ही सोच रही थी। थोड़ी देर पहले ही आंख खुली है। मगर सच सच बताओ, इससे पहले तो तुम मेरे दिमाग में नहीं थे। मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम, मैं अभी तुम्हारे पास आया हूं। मैं बगैर इजाजत कभी तुम्हारे ख्यालात नहीं पढ़ूंगा। तुम किसी तरह भी मुझे आजमा सकती हो। उसने मुतमईन होकर पूछा, नाश्ते की मेज पर कब आ रहे हो? बस से गुस्ल वगैरह से फारिग होकर कोई ढंग का लिबास पहनूंगा और आ जाऊंगा। कौन सा लिबास पहनोगे? तुम बताओ, तुम्हारी पसंद के मुताबिक पहनूंगा। वो जो कराची में तुमने एक बार नेवी ब्लू कलर का सूट पहना था, मुझे वो बहुत पसंद है। वही पहनकर आज एयरपोर्ट तक मेरे साथ चलना। मैं तुम्हें उसी सूट में देखकर अलविदा कहूंगी। मैंने कहा, मेरा भी तो कुछ हक होता है कि मैं तुमसे ऐसी ही ख्वाहिश करूं। वो झिझकते हुए बोली, कैसी ख्वाहिश, क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूं कि तुम भी हल्के आसमानी रंग का कोई शलवार सूट पहनो, बहुत अच्छी लगोगी। वो मुस्कुराकर बोली, अच्छी बात है, मैं अब बाथरूम में जा रही हूं, खुदा हाफिज। तकरीबन 1 घंटे बाद तैयार होकर मैं डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो मरजाना वहां मौजूद थी और अपने हाथों से किचन से नाश्ता लाकर मेज पर रख रही थी। पता चला कि मुलाजिम बाजार गया हुआ है। हम दोनों वहां बैठकर नाश्ता करने लगे। मरजाना ने बताया 2 बजे की फ्लाइट से सीट रिजर्व हो चुकी है। अब तुम्हारी रवानगी में सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं। हम अभी यहां से रवाना हो जाएंगे और कार में बैठकर थोड़ी देर घूमेंगे। 2 बजे से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वहां तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा और अंकल भी तुम्हें सी ऑफ करने के लिए वहां आ जाएंगे। बोलो ठीक है ना? मुझे क्या एतराज हो सकता था। नाश्ता करने के बाद हम कार में बैठकर फिर आवारागर्दी के लिए निकल गए। कल से यही हो रहा था और इसमें यकसानियत का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि एक औरत की कुर्बत, उसका हुस्न, उसका मिजाज, उसकी बातें, उसकी अदाएं ऐसी होती हैं कि लम्हा ब लम्हा रंग बदलती हुई दिखाई देती हैं। इसलिए कभी यकसानियत का एहसास नहीं होता। 2 बजे से कुछ पहले हम एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां उसके अंकल और दूसरे 2-4 अजीज भी आए थे। वहां मेरा सामान भी मौजूद था।
सामान क्या, सिर्फ एक सूटकेस था और एक बैग था जिसे मैं शाने से लटकाता था। इसके अलावा एक छोटी अटैची नजर आई। मैंने पूछा, ये क्या है? इस पर मरजाना मुस्कुराने लगी। अंकल ने कहा, मरजाना का सामान है। मैंने पलटकर उसकी तरफ हैरानी से देखा तो वो बोली, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जा रही हूं। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्या मतलब, तुम मेरे साथ अभी जाओगी? वो बदस्तूर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, अभी जाऊंगी। तुम्हें हैरानी क्यों है? क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं, ये बात नहीं है। मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अब बताओ, सफर कैसा कटेगा? अब क्या पूछती हो? मैं तो चाहता हूं कि सफर कभी ना कटे। हम लाउंज से गुजरकर रनवे की तरफ बढ़ने लगे जहां तैयारा खड़ा हुआ था। मैंने उसे कहा, तो ये साबित हो गया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती थी, इसलिए मेरे साथ चल रही हो। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो अपने दिली जज्बात को छुपाते हुए बोली, तुम किसी खुशफहमी में मुब्तला न होना। मैं तो अपनी एक जरूरत की वजह से जा रही हूँ। कैसी जरूरत? तुम्हें याद होगा कि मैं खुशबू के जजीरे से बहुत से हीरे जवाहरात, सोने की ईंटें और नकद डॉलर लेकर आई थी। वो सब जरीना के वालिद के पास अमानत के तौर पर रखे हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि वहां बैंक में अकाउंट खोलकर कुछ नकद रुपया वहां रख दूं, लॉकर्स लेकर कुछ हीरे जवाहरात वहां रखूं, कुछ पिंडी ले आऊं और खाला जान के पास रखूं। क्या ख्याल है? हाँ, अच्छी बात है। अपने मालो दौलत की तो हिफाजत करनी ही पड़ती है। लेकिन तुम ये तासुर क्यों देना चाहती हो कि मेरी वजह से नहीं? मालो दौलत की हिफाजत के लिए तुम कराची मेरे साथ जा रही हो। वो मुस्कुराकर बोली, चलो, तुम्हारा दिल रखने के लिए कह देती हूँ कि तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि ये मौका मुनासिब है। तुम्हारा साथ भी रहेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। 1-2 दिन में मैं वहां से वापस आ जाऊंगी। अंकल से सारी बातें तय हो चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि वो 2 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट हासिल कर लेंगे और एक ऐसे आदमी का बंदोबस्त करेंगे जो हिंदुस्तान जाकर कबीर बैदी और रघु से मुलाकात कर सके। ये बताओ कि जो शख्स भी यहां से जाएगा, तुम उसके दिमाग में कैसे पहुंचोगे? क्या मेरे जरिए? हम जहाज की सीढ़ियां तय करते हुए दरवाजे तक पहुंच गए। एक एयर होस्टेस ने हमें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताया, हमारी सीटें दिखाई। फिर हम वहां बैठ गए। मैंने बैठते हुए कहा, हाँ, क्योंकि जब तुम मुझसे बातें करोगी तो मैं तुम्हारे जरिए उस शख्स के दिमाग में पहुंचूंगा, फिर उसे याद रखूंगा और जब भी वो हिंदुस्तान जाएगा तो मैं उसके साथ लगा रहूंगा। जब जहाज की परवाज का वक्त आया तो हमने अपने अपने सेफ्टी बेल्ट बांध लिए। थोड़ी देर बाद जहाज खासी बुलंदी पर पहुंच गया तो मैंने बेल्ट को खोलते हुए कहा, तुम मेरी खातिर लाहौर से कराची जा रही हो ताकि हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त एक साथ गुजरे। मैं सोचता हूं कि जब वहां पहुंचूंगा तो वहां से पेरिस रवाना होने के लिए 2-4 घंटे का वक्त मिलेगा और ये 2-4 घंटे तुम्हारे साथ गुजारने से तसल्ली नहीं होगी। अभी मैं यही सोच रही थी, क्या तुम मेरी सोच पढ़ रहे थे? वो मुझे घूरकर नाराजगी से देखने लगी। मैंने कहा, देखो, ये महज एक इत्तफाक है। खुदा जानता है कि मैंने तुम्हारे दिमाग में जरा सा भी झांकने की कोशिश नहीं की। ये मैं अपने तौर पर सोच रहा था। ऐसा होता है कि 2 इंसान एक जगह बैठे हुए एक ही वक्त में कभी कभी एक ही बात सोचते हैं और ऐसा भी होता है कि वही एक बात दोनों की जुबान से बैक वक्त निकलती है। क्या ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ? वो तायद में सर हिलाकर बोली, हाँ, ऐसा हो सकता है। चलो, इस बार भी मुआफ करती हूँ। भाई, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अगर आइंदा कभी ऐसा हुआ कि मैंने एक बात तुमसे कह दी और वही बात तुम उस वक्त सोच रही हो तो तुम्हारा शुबा यकीन में बदल जाएगा कि मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़ता हूँ। बाय गॉड, मर जाना मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और कभी ये नहीं चाहूंगा कि ख्याल ख्वानी करके, वादा खिलाफी करके तुम्हें नाराज कर दूं। तुम दूर चली जाओ और मैं तन्हा रह जाऊं। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना ही तुमसे किए हुए वादे को तोड़ूंगा। बहरहाल जरा खामोश बैठो। मैं गुलाम से राब्ता कायम करके उसे कहता हूं कि वो आज का टिकट कैंसिल कर दे। मैं कल या परसों कराची से पेरिस के लिए रवाना होऊंगा। वो एकदम से खुश होकर बोली, सच? क्या तुम मेरे लिए 1-2 दिन और रुक जाओगे? मैंने कहा, क्यों नहीं। तुम चाहो तो मैं पेरिस ही ना जाऊं, तुम्हारे साथ चिपक जाऊं। लेकिन तुम खुद ही सोचो ना कि अगर मैं पहले ही वहां पहुंचकर अपने लिए प्लास्टिक सर्जरी के सिलसिले में इंतजामात कर लूं तो ये बेहतर होगा कि नहीं? हाँ, ये बेहतर होगा। मैं तुम्हें ज्यादा रोकना नहीं चाहती। बस 1 दिन और रुक जाओ, फिर कल चले जाना। उससे बातें करने के बाद मैंने सीट की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली और गुलाम के पास पहुंच गया। वो एक होटल के कमरे में बैठा हुआ सामी से बातें कर रहा था और जो बातें सामी से कर रहा था उनका जवाब खुद दे रहा था। तन्हाई में इंसान ऐसी पागलों जैसी हरकतें करता है। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो चौंक कर बोला, फरमाइए आका, क्या आप यहाँ पहुंच रहे हैं? मैंने कहा, हाँ, इस वक्त मैं तैयारे में हूं।
और तकरीबन 4:30 या 5 बजे तक कराची के एयरपोर्ट पर मिलूंगा। तुम वहां आ जाना। जी आका, मैं सामी को लेकर पहुंच जाऊंगा। और कोई हुक्म? क्या तुमने पेरिस जाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं? टिकट कंफर्म हो चुकी हैं? जी हाँ, टिकट कंफर्म हो चुकी हैं। लेकिन मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा, कहो, क्या कहना चाहते हो? आका, यहाँ हमारे मुल्क का एक आदमी मिला। वो बता रहा था कि मेरे कबीले के लोगों पर मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। वो बहुत से मसाइल में घिरे हुए हैं। मैं ये सुनकर बेचैन हो गया हूँ। ऐसे वक्त मुझे वहां जाना चाहिए और उनकी कुछ मदद करना चाहिए। बेशक तुम्हें जाना चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। ऐसा करो कि तुम अफ्रीका जाने के लिए टिकट तब्दील करा लो और मेरी सीट भी कैंसिल करा दो। मैं आज नहीं कल यहां से रवाना होना चाहता हूं। तुम मालूम करो कि कल कौन सा तैयारा जा रहा है। कल ना हो सके तो परसों तक जरूर सीट रिजर्व हो जानी चाहिए। मैं थोड़ी देर बाद तुमसे राब्ता कायम करूंगा। तुम मुझे मालूमात हासिल करके बता देना। उससे राब्ता खत्म करते ही मेरी नजरें दूर एक सामने वाली सीट की तरफ गईं। वहां से एक निहायत ही खूबसूरत दोशीजा उठकर शायद बाथरूम की तरफ जा रही थी। वो जरा तेजी से चलती हुई मेरे करीब से गुजर गई। मैं चंद लम्हों तक उसे देखता रह गया और उसे पहचान भी लिया। वो मेरे चचा की बड़ी साहिबजादी गजाला थी, यानी शाहीना की बड़ी बहन। वह दूर से दोशीजा नजर आई थी, लेकिन जब वो मेरे करीब से गुजरी तो पता चला कि दूर के डोल सुहाने होती हैं। उसके चेहरे पर एक कच्ची खासी उम्र वाली औरत की सी पुख्तगी थी। भवें मसनूई थी, शायद पलकें भी मसनूई हों। चेहरे पर गहरा मेकअप था, जैसे कि उम्र को छुपाने की कोशिश की गई हो। बदन कसा हुआ लग रहा था, जैसे खूब मजबूती से बांध कर रखा गया हो। मैं उसके दिमाग तक पहुंचकर ये मालूम करना चाहता था कि गजाला इस जहाज में क्यों सफर कर रही है। क्या वो तन्हा है या कोई साथ है? क्या उसकी हरकतें पहले ही किसी हैं? लेकिन ये सब मालूम करने के लिए मैं उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि मैंने उसके चेहरे को, उसकी आंखों को बगौर नहीं देखा था। वो फौरन ही मेरे करीब से गुजर गई और फिर उससे बिछड़े हुए इतनी मुद्दत गुजर गई थी कि मुझे उसका लबो लहजा भी याद नहीं था। और ना ही मैंने पहले कभी उसकी आंखों में झांक कर देखा था कि वो मुझे याद रह जाती। वो तो रिश्ते की पहचान थी कि मैंने उसे एक ही नजर में पहचान लिया। मैंने मरजाना से कहा, देखो, अभी यहां से एक औरत गुजर कर उधर बाथरूम की तरफ गई है। मैंने उसे पहचान लिया है। मुझे यकीन है कि वो मेरे चचा की बड़ी साहिबजादी गजाला है, यानी शाहीना की बड़ी बहन है, जिससे तुम मिल चुकी हो। अब मैं गजाला के दिमाग तक पहुंचना चाहता हूँ। इसका तरीका यही है कि तुम यहां से जाओ और उधर टॉयलेट की तरफ, उससे सामना हो तो किसी तरह उसे छेड़कर गुफ्तगू करो। जब वो तुमसे बातें करेगी तो मैं उसके दिमाग तक पहुंच जाऊंगा। वो उठने से पहले बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर 10 बजे हम लोगों ने नाश्ता किया था और अब 3 बजने वाले हैं। मुझे भूख लग रही है। क्या मैं एयर होस्टेस से कुछ खाने की फरमाइश करूं? तुम खाओगे? हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है, खाने के लिए भी कह देना। मरजाना मेरे पास से उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी। मैं उसके दिमाग में मौजूद रहा। जब वो टॉयलेट के पास पहुंची तो गजाला एक टॉयलेट के अंदर जा चुकी थी और दरवाजा बंद हो चुका था। मरजाना ने इस दौरान में एक एयर होस्टेस से खाने की फरमाइश की। एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर कहा, मालूम होता है कि तुम और तुम्हारा साथी बेवक्त खाने के आदी हो। ऐसी बात नहीं है, बस आज मजबूरन हम वक्त पर ना खा सके। वैसे क्या मिल जाएगा खाने के लिए? बस हल्का फुल्का सा नाश्ता होगा और कॉफी मिल जाएगी। मेरा ख्याल है कि कराची पहुंचने तक इससे तसल्ली हो जाएगी। मरजाना ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो मुस्कुराकर बोली, शुक्रिया का मतलब तो समझ में आ गया कि ये नाश्ते का मुआवजा है, मगर ये खूबसूरती की तारीफ क्यों की? इसलिए कि हुस्न तारीफ के लिए ही होता है। मैं किसी भी हसीन औरत को देखती हूँ तो उसका नाम जरूर पूछती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोली, मेरा नाम शकीला है। उसी वक्त बाथरूम का दरवाजा खुला और गजाला बाहर निकली। मरजाना ने उसकी तरफ देखकर एयर होस्टेस से कहा, शकीला, जरा उनको भी देखो, ये भी कितनी हसीन है। मैं इनका भी नाम पूछ कर रहूंगी। गजाला उन दोनों को अपने मुतल्लिक बातें करते देखकर ठिठक गई। मरजाना ने उसकी तरफ मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस, मेरा नाम मरजाना है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? गजाला ने उसे मुसाफिया करते हुए रस्मी तौर पर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम गजाला है। वैसे तुम मेरा नाम क्यों पूछ रही हो? मैं हर हसीन औरत का नाम पूछती हूँ और अपने जहन में महफूज रखती हूँ, ये मेरी हॉबी है। मैं देखती रहती हूँ कि खूबसूरत औरतों के नाम भी खूबसूरत होते हैं या नहीं। मरजाना खूब बातें बना रही थी। मैं उसके दिमाग से निकलकर गजाला के दिमाग में पहुंच गया। वो पूछ रही थी, तुम्हें मेरा नाम कैसा लगा? मरजाना ने जवाब दिया, बहुत खूबसूरत। तुम जितनी हसीन हो उस एतबार से तुम्हारा नाम गजाला ही होना चाहिए। गजाला मुस्कुराते हुए अपनी सीट की तरफ जाने लगी।
थोड़ी देर बाद मेरे करीब से गुजरकर अपनी सीट पर पहुंच गई। वहां उसका एक साथी बैठा हुआ था। गजाला ने उसे लुभाने के लिए मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिर परेशान होकर सोचने लगे हो? उसके साथी ने कहा, सोचना ही पड़ता है, मेरे कैरियर का सवाल है। सारी उम्र की मुलाजमत भी जाएगी और नेक नामी भी नहीं रहेगी। मुझे जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करके बुरी तरह फंस गया हूं। अगर मैं इतनी बुरी हूं तो मेरा साथ छोड़ दो, क्यों मेरे पीछे लगे हुए हो? गजाला ने नाराजगी जाहिर करते हुए मुंह फेर लिया। उसका साथी उसे मनाने लगा। मैं चुपचाप उनके दिमाग को पढ़ रहा था, उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहा था। कभी इसके और कभी उसके दिमाग को टटोलता जा रहा था। मरजाना वापस आकर अपनी जगह खामोशी से बैठ गई और समझ गई थी कि मैं ख्याल ख्वानी में मसरूफ हूं। गजाला का साथी किसी बहरी जहाज का एक ऑफिसर था। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि गजाला के दिमाग में किसी और की सोच समाई हुई थी। जैसे मैं किसी के दिमाग में पहुंचकर उस दिमाग वाले को हदायत देता हूं, उसी तरह कोई गजाला को सोच के जरिए हदायत दे रहा था। और ये ऐसी बात थी कि जिसने मुझे चौंका दिया था। कोई और भी था जो टेलीपैथी जानता था और इस वक्त सोच के परों के जरिए परवाज करता हुआ इस तैयारे में पहुंचा हुआ था और उसने गजाला को अपनी मामूला बनाया हुआ था। मैं थोड़ी देर तक गजाला के दिमाग में चुपचाप बैठा हुआ उस अजनबी ख्याल ख्वान की सोच को सुनता रहा। वो गजाला को हदायत दे रहा था और मैं उसकी सोच के लबो लहजे को अपने जहन में नक्श कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि गजाला और उस ऑफिसर के दरमियान जो खेल खेला जा रहा है उसे तो मैं थोड़ी देर बाद मालूम कर लूंगा। अभी सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मैं उस टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में पहुंच जाऊं। फिर मैं उसके दिमाग में पहुंच गया और चुपचाप उसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने लगा। सबसे पहले मैंने ये मालूम किया कि वो उस तैयारे में किस किस के दिमाग तक पहुंच चुका है। पता चला कि गजाला जिस किसी से भी बातें करती रही है, जिस किसी से भी मिलती रही है, हर उस शख्स के दिमाग में वो पहुंचता रहा है। इसका मतलब ये था कि वो मरजाना के दिमाग में भी पहुंच चुका है, क्योंकि मरजाना उससे मिल चुकी थी। इस बात का इल्म होते ही मैंने फौरन ही थोड़ी देर के लिए ख्याल ख्वानी का सिलसिला मुनक़ता किया। फिर एक कागज निकालकर उस पर लिखा, मरजाना, मुझे उस वक्त तक मुखातिब न करना और बात करने पर मजबूर न करना जब तक कि मैं तुमसे मुखातिब ना होना चाहूं। वो कागज लिखकर मैंने मरजाना की तरफ बढ़ा दिया। मरजाना ने उसे पढ़ा, फिर उसे मोड़कर परस में डाल लिया। उसी वक्त एयर होस्टेस हमारे लिए नाश्ते की ट्रे ले आई और एक मेरे और एक मरजाना के सामने रख दी। वो मशगूल हो गई। मैंने भी खाना शुरू कर दिया, लेकिन खामोश रहा और उस टेलीपैथी जानने वाले के दिमाग में पहुंचता रहा। आपको याद होगा कि जिन दिनों मैं मलाया में था और फिर मलाया से बैंकॉक गया था, उस अरसे में मेरा और रसवंती का ये ख्याल था कि हम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी टेलीपैथी जानने वाला मौजूद है, जो मोना नामी एक हसीन दोशीजा के दिमाग में छुपा रहता था और वो हमारे ही डर से छुपा रहता था, जिससे ये जाहिर होता था कि वो टेलीपैथी में पूरी महारत नहीं रखता है। उसे इस बात का अंदेशा था कि मेरे या रसवंती के हत्थे चढ़ेगा तो हम उसके दिमाग को बुरी तरह मुतासिर करेंगे और उसे टेलीपैथी का अमल करने के काबिल नहीं रखेंगे। आज इतने अरसे के बाद वो टेलीपैथी जानने वाला मुझ पर जाहिर हो गया था। उसके फरिश्तों को भी इल्म नहीं था कि मैं उसके दिमाग में चुपचाप झांक रहा हूं। उसका नाम एडी फ्रैंक था। वो एक बड़ी ताकत का अल्लाहकार था और उस बड़े मुल्क के लिए जासूसी के फराइज अंजाम देता था। चूंकि एडी फ्रैंक मलाया में रहकर मोना के दिमाग में अक्सर छुपा रहता था, इसलिए मोना के जरिए मेरे लबो लहजे तक पहुंच चुका था और मेरी रसवंती के दिमाग तक पहुंच गया था, लेकिन हमें छेड़ने की जरूरत नहीं कर सकता था। चुपचाप मालूमात हासिल करता रहता था कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों बैंकॉक में जब मैंने अपनी मौत का ड्रामा खेला था तो उस वक्त भी सिर्फ एडी फ्रैंक ये जानता था कि मैं जिंदा हूं और बड़ी ताकतों से छुपने के लिए मौत का ड्रामा खेलकर खुद को छुपा रहा हूं। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि एडी फ्रैंक ने मेरे जिंदा होने की बात उस हुकूमत को नहीं बताई जिसका वो एजेंट था। दरअसल एडी फ्रैंक दोहरी चालें चलने वाला और बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। वह सिर्फ अपनी आमदनी, अपना मुनाफा और अपना ऐशो आराम देखता था। इसके अलावा हमेशा अपनी हिफाजत का ख्याल रखता। वो एक हुकूमत का ताबे फरमान होने के बावजूद इस बात का ख्याल रखता था कि कभी रसवंती से और फराद अली तैमूर से छेड़ ना करे, कभी उनके मुकाबले में ना आए, वरना वो मारा जाएगा। यही वजह थी कि उसने भी अपनी हुकूमत को ये इतला दी थी कि फरहाद शायद मर चुका है, क्योंकि उसके दिमाग तक अब मैं नहीं पहुंच सकता। उसने ऐसी रिपोर्ट दी थी जिसमें शुबे की गुंजाइश निकलती थी। यानी उसने कहा था कि जिस तरह रसवंती योगा के जरिए सांस रोककर अपने दिमाग के तमाम दरवाजे बंद कर देती है और कोई टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग तक पहुंचना चाहे तो पहुंच नहीं सकता,
और यही तासुर कायम करता है कि शायद रसवंती मर चुकी है। उसी तरह हो सकता है कि फरहाद ने भी योगा की मशकें की हों और अपने दिमाग को साकित कर लिया हो, अपने दिमाग के तमाम दरवाजे बंद कर लिए हों, इसलिए वो फरहाद के दिमाग तक पहुंचने से कासिर है। ये मशकूक किस्म की रिपोर्ट देने के बाद वो अपनी जिम्मेदारियों से बच निकला था। इधर एक अरसे से एडी फ्रैंक को मेरी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि वो इस कदर मसरूफ था कि मेरी खबर रखने की उसे फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर यह कि मैं उसके लिए किसी नुकसान का बायस नहीं बना था। ना वो मुझे छेड़ रहा था और ना मैं उसे। आज पहली बार मैं उस टेलीपैथी वाले दिमाग से मुतारिफ हुआ था। मैंने नाश्ता खत्म करने के बाद कॉफी की प्याली उठाकर कहा, मरजाना, अब हम बातें कर सकती हैं। उसने पूछा, तुमने मुझे खामोश रहने के लिए क्यों कहा था? इतनी देर से तुम क्या मालूमात हासिल कर रहे थे? मैं बताऊंगा तो तुम ये सुनकर हैरान रह जाओगी कि एक और टेलीपैथी जानने वाला अपनी टेलीपैथी के जरिए इस जहाज में मौजूद है। मरजाना ने हैरानी से पूछा, क्या वाकई कोई और भी टेलीपैथी जानने वाला यहाँ है? हाँ, जिस गजाला से तुमने तारुफ हासिल किया था वो उस पर जिन की हैसियत से सवार है और उसे अपनी मामूला बनाकर उससे अपना काम निकाल रहा है। वो क्या करना चाहता है ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये सुन लो कि जब से हमने खुशबू का वो जजीरा खाली कराया है उस वक्त से हमारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। लाहौर में तो तुमने देख ही लिया था कि शहबाज ने किराए के गुंडों के जरिए हमें कैसे घेरा। वो लोग किसी तरह हमें पकड़कर कहीं कैद करना चाहते हैं और हर सूरत से ये मालूम करना चाहते हैं कि मेरे पीछे फरहाद अली तैमूर छुपा हुआ है या नहीं। वो शख्स जो ख्याल ख्वानी के जरिए इस तैयारी में मौजूद है, क्या तुम उसके दिमाग तक पहुंच गए हो? हाँ, मैंने उसे पहचान लिया है। बहुत अरसे से वो मेरे और रसवंती के पीछे पड़ा हुआ था और हमारे बारे में हमारे मुतल्लिक इत्तलात जमा करता रहता था। वो बाज़ इदारों का एजेंट भी है और इसके अलावा वो जाती तौर पर कुछ दूसरे धंधे भी करता है। मरजाना ने पूछा, इसका मतलब यह है कि वो जब चाहे तुम्हारे दिमाग में पहुंच सकता है? हाँ, ये मजबूरी है। यह आज से बहुत पहले ही मेरे दिमाग में पहुंचा हुआ था, लेकिन उन दिनों मुझसे गफलत बरत रहा था, अपने मामलात में उलझा हुआ है। इसे इल्म नहीं है कि मैं उस जहाज में मौजूद हूँ। वैसे खुशबू का जजीरा खाली करने के बाद शहबाजी हमारे पीछे नहीं था, बल्कि इस टेलीपैथी जानने वाले एडी फ्रैंक को भी मजबूर किया जा रहा था कि किसी तरह वो उस टेलीपैथी जानने वाले को पकड़ने की कोशिश करे जो जिन बनकर मरजाना के साथ लगा हुआ है। मरजाना ने कहा, ऐसी बात है तो एडी फ्रैंक ने यकीनन मालूम किया होगा कि तुम ही जिन बनकर मेरे साथ रहते आए हो। हाँ, उसने शुबा के तौर पर मेरे दिमाग में झांक कर देखा था। उसे मालूम हो गया था कि मैंने ही उन लोगों से यह जजीरा खाली कराया है और मैं ही तुम्हारे साथ जिन बनकर रहता हूं। तो फिर उसने दुश्मनों को तुम्हारी असलियत बता दी होगी। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, उसने मेरे दुश्मनों को मेरे मुतल्लिक कुछ नहीं बताया है। इसकी वजह यह है कि वो मुझसे और रसवंती से जिंदगी के किसी मोड़ पर भी छेड़ करना नहीं चाहता। शायद इस तरह वो चाहता है कि अगर कभी वो हमारी गिरफ्त में आए तो हम उसे दोस्त समझकर या उसके एहसानमंद होकर उसे मुआफ कर दें। वो टेलीपैथी के इल्म में रसवंती से और मुझसे कमतर है, इसी वजह से वो हमसे सहमा हुआ रहता है। मरजाना ने पूछा, वो तुमसे राब्ता कायम करके दोस्ती क्यों नहीं कर लेता? मैंने कहा ना कि वो टेलीपैथी के इल्म में हमसे कमतर है और एहसास कमतरी में भी मुब्तला है। वो सोचता है कि जिस दिन वो हमारे पास आएगा हम उसे ट्रैप कर लेंगे और उसे अपना मातहत बनाकर रखेंगे। वो इस खुशफहमी में मुब्तला है कि मैं अभी तक उससे बेखबर हूं और उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकता हूं। क्या उसे इस बात का अंदेशा नहीं है कि कभी तुमने अपने आप को फरहाद की हैसियत से जाहिर कर दिया तो एडी फ्रैंक के बॉस उससे बाज़पुरस करेंगे कि उसने जानबूझकर फरहाद से गफलत बरती थी और जानबूझकर अपने आकाओं से तुमको छुपाता रहा था। मैंने जवाब दिया, मैं ये तमाम बातें उसके दिमाग से मालूम कर चुका हूं। वह मेरे दिमाग में चुपचाप झांक कर ये मालूम कर चुका है कि मैं अपने आप को जाहिर करने का इरादा नहीं रखता, इसीलिए मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने आप को छुपा लिया है। उसे इत्मीनान है कि मैं हमेशा छुपा रहूंगा और उसकी बात भी रह जाएगी। और अगर कभी मेरी तरफ से टेलीपैथी का मुजाहरा होगा और उसके बॉस इस सिलसिले में पूछेंगे तो वो कह देगा कि फरहाद तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि कोई दूसरा टेलीपैथी जानने वाला पैदा हो गया हो और उसके दिमाग तक पहुंचना मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक वो अजनबी टेलीपैथी वाला खुद को जाहिर नहीं करेगा एडी फ्रैंक उसके दिमाग तक नहीं पहुंच सकेगा। कुछ इसी तरह उसने सोच समझकर अपने हुक्मरानों को मेरे मुतल्लिक गलत रिपोर्ट पेश की है। मरजाना ने परेशान होकर कहा, यह टेलीपैथी जानने वाली की एक नई मुसीबत आ गई है। वो मेरी मर्जी के बगैर मेरे दिमाग में झांकता रहेगा और मेरे ख्यालात पढ़ता रहेगा। फिक्र न करो, मैं उसे ऐसा करने का मौका नहीं दूंगा। अगर उसने तुम्हारे दिमाग में झांकने की कोशिश की तो मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसके दिमाग तक पहुंच गया हूं।
लिहाजा वो टेलीपैथी का हरबा इस्तेमाल करने के लिए मेरी और तुम्हारी तरफ कभी रुख ना करे, वरना मैं उसे सख्त सजाएं दूंगा। तुम अभी देखो, क्या वो मेरे दिमाग में झांक रहा है? मुझे तो बड़ी बेचैनी लग जाती है। एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई चोर अपने घर में घुस आया हो। इस तरह अपने दिमाग में कोई घुस आए तो कितना बुरा लगता है, और प्राइवेसी का एहसास नहीं रहता। सोच सोच कर और सहम सहम कर सोचना पड़ता है कि कोई टेलीपैथी जानने वाला सब कुछ पढ़ रहा होगा। प्लीज जरा देखो तो वो मेरे दिमाग में झांक रहा है या नहीं। मैंने उसकी तसल्ली के लिए आंखें बंद की और एडी फ्रैंक के पास पहुंच गया। वो गजाला के साथ मसरूफ था, यानी कभी गजाला के दिमाग में और कभी ऑफिसर के दिमाग में झांक रहा था और अपने मामलात में मसरूफ था। मैंने मरजाना को मुखातिब करके कहा, मैं अभी एडी फ्रैंक के पास से आ रहा हूं। वो अपने मामलात में मसरूफ है और तुम्हारी तरफ मुतवज्जा नहीं है। अभी मुतवज्जा ना होने से क्या होता है? वो तो किसी वक्त भी अचानक मेरे दिमाग में पहुंच सकता है। फरहाद, मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तुम अगर मुझे पुरसुकून देखना चाहते हो, मेरी खुशी चाहते हो, मेरा इत्मीनान चाहते हो, तो एडी फ्रैंक से राब्ता कायम करो और उसे धमकी दो कि वह आइंदा कभी हमारी तरफ रुख ना करे। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अभी एडी फ्रैंक से राब्ता कायम करना मुनासिब नहीं है। मैं उस पर यह जाहिर नहीं करना चाहता कि मैं उसके बारे में सब कुछ मालूम कर चुका हूं, लेकिन मरजाना वाकई इस फिक्र में मुब्तला हो गई थी कि वो किसी भी लम्हे उसके ख्यालात पढ़ सकता है। मैंने उसकी खुशी के लिए, उसके इत्मीनान के लिए मजबूर होकर आखिर राब्ता कायम कर ही लिया। जब मैंने उसे हेलो एडी फ्रैंक कहकर मुखातिब किया तो वो एकदम से चौंक गया, अपनी ख्याल ख्वानी भूल गया। मैंने कहा, क्यों, क्या तुम मुझे मेरे लबो लहजे से पहचान रहे हो? वो फिक्रमंद होकर बोला, आप? मैं समझ रहा हूं, आप फरहाद साहिब हैं। हाँ, मैं वही हूं जिसके दिमाग में तुम छुप छुप कर पहुंचा करते थे और जिसे तलाश करने में रसवंती भी नाकाम रही थी। तुमने इतने अरसे तक बड़ी खूबसूरती से अपने आप को छुपा रखा था। उसने कहा, देखिए फरहाद साहिब, अगर इंसाफ से देखा जाए तो मैंने आपको आपके दुश्मनों से भी छुपा रखा है। मैं अपनी तंजीम का वफादार हूं, मगर आपकी खातिर मैंने बेवफाई की है। अपने हाकिमों को गलत रिपोर्ट दी है कि मैं फरहाद साहिब के दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। लिहाजा यही राय कायम की जा सकती है कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है। मेरी यही रिपोर्ट अब तक काम आ रही है और वो आपको मुर्दा समझ रही हैं। खुशबू के जजीरे में जो कुछ हुआ उसके जरिए फिर शुबा पैदा होने लगा था कि आप जिंदा हैं, लेकिन मैंने फिर यकीन दिलाया कि वो आप नहीं हैं, बल्कि कोई और टेलीपैथी जानने वाला है। मैंने कितनी बार आपकी तरफ से उनके ख्यालात मोड़ दिए हैं। हाँ, मैं अभी तुम्हारे पास आने से पहले तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह टटोल चुका हूं और ये सारी बातें मालूम कर चुका हूं। मैं तस्लीम करता हूं कि तुमने मेरी हमायत में बहुत कुछ किया है, लेकिन इसलिए किया है कि मुझसे और रसवंती से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते। तुमने सोच रखा था कि कभी तुम गिरफ्त में आओगे तो अपने उन्हीं एहसानों का बदला हमसे चाहोगे। लिहाजा मैं इसके जवाब में तुमसे दुश्मनी नहीं करूंगा और ना ही किसी मामले में तुम्हें चैलेंज करूंगा, क्योंकि मैं सारी बातें मालूम कर चुका हूं कि तुम इस इल्म में बहुत पीछे हो और इसकी बुनियादी वजह यह है कि तुम हद से ज्यादा शराब पीते हो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे काबू में नहीं रहता। जब दिमाग अपने ही काबू में ना हो तो ख्याल ख्वानी मुस्तहकम नहीं हो सकती। यही वजह है कि तुम हमारे मुकाबले में हमेशा नाकाम रहोगे और तुम शराब के इस कदर आदी हो कि उसे छोड़ भी नहीं सकते। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, आपको तो सब कुछ मालूम हो चुका है, अब मैं क्या कह सकता हूं? बस इतनी ही अर्ज है कि आप मेरे मामलात में मदाखलत न करें और मैं आपके मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, हमेशा दूर ही दूर रहूंगा। मैंने कहा, इस वक्त मेरी एक साथी मरजाना इसी त्यारे में मेरे साथ सफर कर रही है। तुम उस वक्त उसके दिमाग में पहुंचे थे जब वो गजाला से टॉयलेट के पास बातें कर रही थी। उसने कहा, हाँ, वही एक लड़की गजाला से उसका नाम पूछ रही थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा, ये वही मरजाना है जो खुशबू के जजीरे में मेरे साथ थी। तुम अभी उसके पास पहुंचकर उसे यकीन दिलाओ कि आइंदा कभी उसके दिमाग में नहीं झांकोगे और ना ही कभी मेरी तरफ रुख करोगे। अगर तुमने हम दोनों में से किसी की तरफ भी रुख किया तो इसका नतीजा तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा, एडी फ्रैंक ने कहा। मैं वादा करता हूं कि कभी भूले से भी आप लोगों की तरफ नहीं आऊंगा और अभी मैं मिस मरजाना की तरफ पहुंचकर उनसे मुआफी मांगता हूं और उनको यकीन दिलाता हूं कि उनके दिमाग में कभी नहीं झांकूंगा। वो मेरी तरफ से मुतमईन रहें। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने मरजाना से कहा, देखो एडी फ्रैंक, तुम्हारे पास आकर कुछ बातें करना चाहता हूं। उसकी बातें सुन लो, तुम्हें इत्मीनान हो जाएगा। ये कहकर मैं थोड़ी देर के लिए गजाला की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो अपने साथी से बातें करने में और अपने नाज नखरे दिखाने में मसरूफ थी। उसका साथी ऑफिसर एक बूढ़ा आदमी था और नौजवान गजाला के नाज़ो अंदाज ऐसे थे
कि वो उस पर हजार जान से आशिक होकर उस वक्त उसके साथ लाहौर से कराची की तरफ सफर कर रहा था, और उसकी इसी आशिक मिजाजी या एक नौजवान लड़की की चाहत ने उसे मुसीबतों में मुब्तला कर दिया था। मरजाना ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, एडी फ्रैंक मुझसे वादा कर रहा है कि कभी मेरे दिमाग में नहीं झांकेगा। मैं उसकी बात पर यकीन करती हूँ, लेकिन तुमसे भी ये वादा ले रही हूँ कि तुम्हें वक्तन फवक्तन एडी फ्रैंक के दिमाग में झांक कर और उसके जहन को कुरीद कुरीद कर ये मालूम करना होगा कि कहीं वो तुमसे छुप छुप कर हमारे दिमाग से कहीं मालूमात तो हासिल नहीं कर रहा है। तुम इत्मीनान रखो, वो ऐसा हरगिज नहीं करेगा, इसलिए वो एक बहुत ही बुज़दिल आदमी है। पता नहीं कैसे टेलीपैथी सीख ली है, और सीखने के बाद इस इल्म को शराब में डबो रहा है और अपने दिमाग को कमजोर करता जा रहा है। वो हमसे सहमा हुआ है, कभी हमारे खिलाफ कोई हरकत नहीं करेगा। मरजाना को इत्मीनान दिलाने के बाद मैंने एडी फ्रैंक के पास पहुंचकर पूछा, क्यों मिस्टर, इस ऑफिसर के साथ क्या चक्कर चला रहे हो? मुझे शुरू से तफसीलात बताओ। वो कहने लगा, जनाब आपने गजाला को देखा है, वो बेहद हसीन और पुरकशिश है। हम अपने मकासद के लिए ऐसी लड़कियों को फांसते हैं जो दौलत की लालची होती हैं। गजाला उनमें से एक है। ऐसी लड़कियां दौलत की खातिर अपने मुल्क के खिलाफ जासूसी करने के लिए भी तैयार हो जाती हैं। गजाला भी हमारे एजेंटों में से एक है, जो रिश्वत के तौर पर अपने हुस्न और शबाब को पेश करती है और इस तरह बड़े अहम राज उगलवा लेती है। मैंने दूर उस सीट को घूरकर देखा जिधर गजाला बैठी हुई थी। इतनी दूर से सिर्फ उसके सर के बाल नजर आ रहे थे, लेकिन वो तस्वुर की निगाहों के सामने मुझे पूरी की पूरी नजर आ रही थी। वो शुरू से तबाही के रास्ते पर चल रही थी, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि खुद को तबाह करने के साथ साथ वो अपने मुल्क को भी तबाह करने के लिए ऐसे इकदाम करेगी कि दौलत के लिए अपने ही मुल्क के अफसरों को फांसा करेगी। फिर वो तफरी के तौर पर गुनाह करती थी, अब दौलत की खातिर कर रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम हमारे मुल्क का कोई फौजी राज मालूम कर रहे हो? नहीं, वो ऑफिसर जो इस वक्त गजाला के साथ बैठा हुआ उसका नाम अशरफ इंसारी है। वो फौज से रिटायर हो चुका है। हमारे इस काम नहीं आ सकता कि कोई फौजी राज हम तक पहुंचा सके, लेकिन हमारा मुल्क सिर्फ फौजी राज के पीछे नहीं भागता, बल्कि कोशिश ये होती है कि हम किसी भी तरक्की पजीर मुल्क के अवाम को जहनी और जिस्मानी तौर पर इस तरह बीमार बनाकर और अपना मोहताज बनाकर रख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के लोग जहनी बीमारी में मुब्तला रहें, और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि यहाँ के लोगों को मुनशियात का आदी बना दिया जाए। वो फिर जरा रुककर कुछ सोचते हुए बोला, अशरफ इंसारी फौज से रिटायर होने के बाद एक सूबे के हेल्थ ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा है। हम उस हेल्थ ऑफिसर के जरिए नशीली दवाएं बाजारों में फैलाना चाहते हैं। इसके लिए हम अशरफ अंसारी को फांस रहे हैं। जब हमने उसे फांसने की इब्तदा की तो पता चला कि ये बेहद ईमानदार और फर्जशनास ऑफिसर रह चुका है और अब भी बड़ी मुश्किल से हमारे हत्थे चढ़ेगा। इसके लिए गजाला जैसी हसीन औरत का चारा फेंकना चाहिए। गजाला उसे कैसे फांस रही है? एडी फ्रैंक ने जवाब दिया, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। अशरफ इंसारी अब बूढ़ा हो चुका है। इस बुढ़ापे में इंसान की जवानी तो नहीं रहती, मगर हवस बाकी रहती है। इस उम्र में भी आरजू होती है कि कोई हसीन औरत मिल जाए, और गजाला उसकी आरजू के मुताबिक उसे मिल गई। वो हमारे मुल्क में 3 माह रहकर आई है। वहां दूसरी लड़कियों की तरह इसे भी ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह बड़े ममालिक की नफ्सियात को समझकर उन्हें ट्रैप करना चाहिए। गजाला ने इब्तदा में अशरफ इंसारी को दूर ही दूर से लुभाना शुरू किया, ऐसे इशारे दिए जैसे वो शर्मीली दोशीज़ा है और अशरफ इंसारी की तरफ बढ़ते हुए हिचकिचा रही है। इसलिए अशरफ इंसारी खुद ही इसकी तरफ बढ़ने लगा और ये उससे बड़े ही मीठे अंदाज में कतराने लगी। एक हफ्ते बाद गजाला ने ये रिपोर्ट पेश की कि अशरफ इंसारी उस पर फरीफ्ता जरूर है और वो उसके इश्क में मुब्तला जरूर हो गया है, लेकिन वो बड़ा ही बासूल आदमी है, और अगर उससे ये कहा जाए कि लाहौर से कराची चलो तो वो मेरी बात मानने से इसलिए इनकार कर देता है कि उसके मामूल के खिलाफ बात होगी। इस वक्त वो अपने रोज के मामूलात में भी तब्दीली करने के हक में नहीं रहता। गजाला की रिपोर्ट पढ़ने के बाद ये फैसला किया गया कि मुझसे काम लिया जाए और मैं टेलीपैथी के जरिए अशरफ इंसारी को गजाला की हर बात के आगे झुका दिया करूंगा। जब मुझे ये काम सौंपा गया तो मैंने गजाला से राब्ता कायम किया। गजाला ने मुझे बताया कि अशरफ इंसारी ने अब तक उसे हाथ नहीं लगाया है। वो खुद ही इसका मौका नहीं देती। उसने तरह तरह के बहानों से अपने आप को एक ना हासिल होने वाली पुरकशिश चीज बनाकर रखा है। फरहाद साहब, मैं अक्सर आपके दिमाग में चुपचाप झांक कर देखता रहता हूँ और आपके तरीक़ेकार को समझता रहता हूँ। जिन दिनों आप खुशबू के जजीरे में जिन बनकर मरजाना की मदद कर रहे थे, मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि मैं भी जिन बनकर अशरफ इंसारी को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करूं। मैंने गजाला को समझाया कि आइंदा वो उसे आगोश में लेना चाहे
तो गजाला ये राज बयान करे कि उस पर एक जिन आशिक है, और अगर कोई शख्स उसे जबरन हासिल करेगा या उसे अपनी आगोश में लेगा तो उसके नताइज बुरे निकलेंगे। अगर अशरफ इन सारी इन बातों पर यकीन ना करे और गजाला को हासिल करना चाहे तो गजाला उसकी आगोश में चली जाएगी। उसके बाद फिर अशरफ इंसारी से निमट लिया जाएगा। मैंने एडी फ्रैंक से पूछा, तुमने जिन बनकर कौन सा रोल अदा किया? उसने कहा, यही बताने जा रहा हूं। जब अशरफ इंसारी ने गजाला के समझाने के बावजूद कि वो जिन की महबूबा है उसकी बात ना मानी, तब मैंने अपना रोल अदा करना शुरू किया। मैंने अशरफ इंसारी की जवान बेटी के दिमाग में पहुंचकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उस पर जुनूनी हालत तारी कर दी और ये जाहिर किया कि उस पर जिन सवार हो गया है। तुम्हारे हम वतन झाड़ फूंक के जरिए जिन को या भूत को भगाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह कितने ही आमलों को बुलाकर उस लड़की के सर से जिन उतारने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बदस्तूर उसे परेशान करता रहा। और जब भी कोई आमिल उस लड़की से ये कहता कि जिन को उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, तो जवाबन फिर उस लड़की की जुबान से ही कहता था, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि इसके बाप ने मेरी महबूबा को हाथ लगाया है। आखिर एक आमिल ने उस लड़की से पूछा कि किस तरह जिन उसका पीछा छोड़ सकता है। तब मैंने उस लड़की की जुबान से कहा कि मैं तन्हाई में अशरफ इंसारी से बात करना चाहता हूँ। मेरी इस ख्वाहिश के मुताबिक लड़की को एक कमरे में बंद किया गया। फिर अशरफ इंसारी उस बंद कमरे में अपनी बेटी के पास गया और उससे पूछा, बेटे तुम बताओ कि मुझसे तन्हाई में क्या कहना चाहती हो? मैंने उस लड़की की जुबान से कहा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं, मैं इस वक्त एक जिन हूं और तुम्हारी बेटी के अंदर समाया हुआ हूं। मैं तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का पीछा एक ही शर्त पर छोड़ सकता हूं, और वो ये है कि तुमने चूंकि मेरी महबूबा गजाला को खराब किया है, लिहाजा अब गजाला के अंदर मैं समाया रहूंगा और गजाला जो कुछ कहेगी उस पर तुम्हें बिला चूंचना अमल करना पड़ेगा। अगर तुम उसके कहने पर अमल नहीं करोगे और इनकार करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी की जान ले लूंगा, उसे तड़पा तड़पा कर उसी तरह अजियतें दे देकर मार डालूंगा। इस पर भी तुमने हमारी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी दूसरी औलाद को भी अपना शिकार बनाऊंगा। उसी रोज अशरफ इंसारी ने गजाला से मुलाकात की और उसे सारी बात बताई कि किस तरह उसकी बेटी पर सवार होने वाले जिन ने गजाला का हवाला दिया है कि जो कुछ गजाला कहे उस पर मुझे अमल करना चाहिए। तब गजाला ने कहा, मैं पहले ही तुम्हें मना करती थी मगर तुम बाज नहीं आए, अब उसका नतीजा देख लो। वो जिन अब भी मुझ में आकर समा जाता है और मुझसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बात पर मजबूर करूं कि जितनी दवाओं की दुकानें हैं वहां नशावर दवाओं को आम कर दिया जाए, किसी डॉक्टरी नुस्खे की जरूरत न रहे। नुस्खे के बगैर ही जो लोग नशा हासिल करना चाहें वह मुख्तलिफ इंजेक्शन और गोलियां हासिल करके नशे में डूब सकती हैं। अशरफ इंसानी ने यह सुनकर हैरानी से कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है, पूरे मुआशरे को तबाह करने वाली बात है। मैं एक जिम्मेदार अफसर हूं, ऐसा नहीं कर सकता। मैं तो अक्सर पुलिस के साथ छापे मारता हूं कि कोई दुकानदार गैर कानूनी तौर पर नशावर दवाएं फरोख्त न करे, और तुम मुझे ऐसा करने के लिए कह रही हो। गजाला ने कहा, मैं नहीं कह रही, वो जिन कह रहा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी लड़की पर फिर मुसीबतें नाजिल होंगी और वह दिमागी मरीजा बनकर रह जाएगी। अशरफ इंसारी तजब्जुब में मुब्तला हो गया। हमारी बात मानते वक्त उसका ज़मीर उसे मुलामत करता था। मैंने उसके ज़मीर की पुख्तगी देखी तो फिर उसकी बेटी को परेशान करना शुरू किया। आखिर उसने शिकस्त मान ली। गजाला से कह दिया कि वो उसकी फरमाइश के मुताबिक ऐसे इकदामात करेगा कि दवाएं फरोख्त करने वाले दुकानदारों को छूट मिल जाएगी और वो पुलिस के छापों को खातिर में लाए बगैर नशावर दवाएं फरोख्त करेंगे। फिर यही होने लगा। तमाम दुकानों से नशावर दवाएं नुस्खों के बगैर फरोख्त होने लगी हैं। फिर जब लाहौर में ये बात आम हो गई तो अब हमने सोचा कि कराची जैसे बड़े शहर में भी यही किया जाए। यही सोचकर गजाला अब अशरफ इंसारी को अपने साथ लाहौर से कराची ले जा रही है। एडी फ्रैंक की तमाम बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा, एक तरफ तो तुम मेरी हमायत करते हो, बल्कि मुझ पर एहसान किया है कि दुश्मनों को मेरी खबर नहीं होने दी। दूसरी तरफ तुम मेरे दोस्त होकर मेरे ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो। ये कैसी दोगली हरकतें हैं? क्या मैं इस बात पर कभी तुमसे खुश रह सकता हूं? वो बोला, मैं सारी दुनिया से अपनी फितरत को और अपनी अंदरूनी सोच को छुपा सकता हूं, आपसे छुपा नहीं सकता। आप मेरे दिमाग को कुरीद कर मालूम कर लेंगे कि मैं हमेशा ही दोगली हरकतें करता आया हूं। जिस हुकूमत का नमक खा रहा हूं उसका भी वफादार नहीं हूं। अगर वफादार होता तो आपके मुतालिक उन्हें बहुत पहले ही इतलात फराहम कर देता। इस तरह जब भी मैं अपनी हुकूमत का काम करते वक्त कभी अपने मुनाफे को किसी दूसरी तरफ ज्यादा हासिल होते देखता हूं तो मैं उसी तरफ ज्यादा तवज्जो देता हूं और अपने फराइज को पसे पुष्ट डाल देता हूं। यही बात आपके साथ हुई। एक तरफ तो मैं आपका वफादार बना रहा, बल्कि दूसरी तरफ ये सोचा कि शायद आपको कभी इस बात का इल्म नहीं होगा
कि नशावर दवाओं को आपके 2 बड़े शहरों में फैलाने का सेहरा मेरे सर है, इसलिए मैं बेखौफ होकर ये हरकतें कर रहा था। अब जबकि आप दरमियान में आ गए हैं तो मेरी क्या मजाल है कि अब आगे एक कदम भी बढ़ा सकूं। लेकिन मेरी एक मजबूरी का आप ख्याल करें। मैंने पूछा, वो मजबूरी क्या है? मेरी हुकूमत के बड़े लोग ये समझते हैं कि ये काम मेरी ही टेलीपैथी के बायस हो रहा है। अगर मैं उसे रोक दूंगा, अशरफ इंसारी को अपना मामूल नहीं बनाऊंगा, तो हुकूमत के सामने मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। आप मुझे बताएं कि मैं उन्हें किस तरह समझाऊं और कैसे ये बताऊं कि आइंदा मैं अशरफ इंसारी को ट्रैप नहीं कर सकूंगा। ये बड़ी आसान सी बात है, कोई मजबूरी तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम उनसे ये कह देना कि जब भी तुम अशरफ इंसारी को ट्रैप करना चाहते हो तो कोई अनजानी सी कुव्वत आड़े आ जाती है और तुम्हारी टेलीपैथी को नाकाम बना देती है। तुम परेशान हो कि उस कुव्वत को कैसे मालूम करो कि वो क्या चीज है, और ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। तुम इसी किस्म के हजारों बहाने कर सकते हो। बहरहाल ये सुन लो कि अशरफ इंसारी कराची पहुंचने के बाद दूसरी फ्लाइट से फिर अपने खानदान में वापस चला जाएगा और आइंदा तुम उसकी बेटी या उसके खानदान के किसी भी फर्द को अपना निशाना नहीं बनाओगे। अच्छी बात है, मैं अपने ऑफिसर से किसी तरह निमट लूंगा, और अशरफ इंसारी तो क्या, आइंदा मैं आपके मुल्क का रुख भी नहीं करूंगा। अब इजाजत हो तो मैं गजाला के जरिए अशरफ इंसारी को यह खुशखबरी सुना दूं कि आइंदा उसकी बेटी दिमागी मरीजा नहीं बनेगी। इसकी जरूरत नहीं है, जो कुछ करना होगा मैं कर लूंगा। अब तुम हमेशा के लिए मेरे मुल्क से वापस चले जाओ। आज के बाद मैं तुम्हें टेलीपैथी के जरिए यहां देखना नहीं चाहता। हाँ, याद आया, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। फरमाइए, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि खुशबू के जजीरे में जो नए लोग आबाद हो रहे हैं वो कौन लोग हैं, किस किस्म के इंजीनियर और कारोबारी अहमियत के लोग हैं, और वहां कौन सा धंधा होने वाला है। वही जो अब से पहले होता आया था या कुछ और? मैं ये मालूमात हासिल करना चाहता हूं और तुम इन मालूमात का जरिया बन सकते हो। फराज साहिब, आप यकीन करें कि खुशबू के जजीरे से मुझे बिल्कुल अलग रखा गया है। मैं वहां के मुतल्लिक कुछ नहीं जानता। हाँ, अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि मेरी ड्यूटी वहां लगाई गई, या कोई ऐसा केस उलझ गया, या कोई ऐसा फर्द मेरे सामने से गुजर गया जो कि उस खुशबू के जजीरे से ताल्लुक रखता हो, तो मैं आप तक उस शख्स को पहुंचा दूंगा। आप उसके दिमाग के जरिए खुशबू के जजीरे में पहुंच जाएंगे। ये मेरा वादा है कि मैं आपकी खातिर इस खोज में लगा रहूंगा। शुक्रिया डी फ्रैंक। उम्मीद है कि तुम मेरे ये काम जरूर करोगे। अच्छा, खुदा हाफिज। उससे राब्ता खत्म करने के बाद मैंने मरजाना को वो तमाम बातें बताईं जो कि एडी फ्रैंक से तय पा चुकी थीं। मरजाना ये सुनकर खुश हुई कि खुशबू के जजीरे के मुतल्लिक मालूमात बैठी बिठाई किसी दिन हासिल हो जाएंगी। दूसरे इत्मीनान और खुशी ये थी कि एडी फ्रैंक अब उसकी मर्जी के बगैर उसके दिमाग में नहीं झांकेगा। मैंने दूर बैठी हुई गजाला की तरफ देखा। मैं अभी गजाला और अशरफ इंसारी को छेड़ना नहीं चाहता था। अब तो वो कराची पहुंचने के बाद ही लाहौर वापस भेजे जा सकते थे, और मैं कराची पहुंचकर जरा गजाला की खबर लेना चाहता था। मरजाना ने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, फरहाद, तुम कितने बाकमाल हो। यहां बैठे ही बैठे और देखते ही देखते इतने बड़े जुर्म को खत्म कर दिया जो लाहौर से कराची तक फैलने वाला था। नशावर दवाएं जो आम होने वाली थीं, तुमने उसको रोक दिया। वाकई तुम्हारा इल्म कमाल का है। मैंने कहा, अफसोस तो इस बात का है मरजाना कि लोग बुराई की इब्तदा करते वक्त ये नहीं सोचते कि बुराई करना और उसे फैलाना निहायत ही आसान होता है, लेकिन उसकी रोकथाम करना और बढ़ती फैलती हुई बुराइयों को जड़ से खत्म करना कितना मुश्किल होता है। इसके लिए बरसों लग जाती हैं। अब जिन लोगों को रिश्वत लेने की आदत पड़ गई है, जो लोग नशावर दवाएं फरोख्त करती हैं, और छापा मारने वाले पुलिस वाले भी बराए नाम छापा मारती हैं और रिश्वत लेकर उस केस को खत्म करते हैं, तो मैं कहां कहां किस किस के दिमाग में झांक कर देखता रहूंगा और उनकी इसलाह करता रहूंगा। ये तो नामुमकिन सी बात है कि अपने मुल्क के 7 करोड़ लोगों के दिमागों में फर्दन फर्दन झांक कर उन्हें इंसान बना दूं। मेरे ये मतलब नहीं है कि 7 करोड़ में कोई भी इंसान नहीं है। नहीं, उनमें तो मैं और तुम दोनों हैं। मेरी तरह, तुम्हारी तरह और भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने साथ अपने मुल्क और अपनी कौम की भलाई चाहती हैं, और जो इखलाकी ज़ाब्ते की पाबंदी करती हैं, कानून का एहतराम करते हैं। उसके बावजूद जो जुराइम फैल रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा है, ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उनको तन्हा रोक सकूं। इतना कहकर मैं चुप हो गया। एक अशरफ अंसारी को तो मैं वाकई कराची से वापस लाहौर भेज सकता था। उसके जरिए कराची में बढ़ते हुए जुराइम को रोक सकता था, लेकिन लाहौर के कितने ही बिजनेसमैन कराची जाते हैं और कराची के कितने ही बिजनेसमैन लाहौर आते हैं। उनके दरमियान कारोबारी राब्ता होता है। राब्तों के तसलसल से जुराइम और रिश्वतखोरी और मुनाफे का लालच बढ़ता और फैलता जाता है। ऐसा हो रहा है और होता रहेगा जब तक कि लोग हुब्बुल वतनी को और तहजीब को
और अच्छे तरीकों को समझने की अज़खुद कोशिश न करें